से काफी दिनों से हमारी चर्चा हो रही थी कि ऐसे पदाधिकारी को जोड़ा जाए जो पदाधिकारी हर दिन अधिकारियों के पास रहते हैं, हर दिन राजनेताओं के पास रहते हैं। तो आपके और हमारे सामने जीवन सेजवाल जी, अध्यक्ष नमस्कार। सचिवालय कंप्यूटर ऑपरेटर संघ। तो जीवन सेजवाल जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तथा आज संडे स्पेशल लाइव में यह लोग ठेका कर्मचारी भाई आपको सुनना चाहते हैं, आपको समझना चाहते हैं, आपके आगे की राजनीति जानना चाहते हैं, पुरानी कुछ राजनीति की बातें हैं या कुछ सवाल हैं वह भी करना चाहते हैं। तो बार बार लोगों के मैसेज भी आ रहे थे, तो इसीलिए आज आपको लाइव जोड़ा है। तो इसी के लिए मेरा चैनल या हमारा चैनल महासंघ आपका तहे दिल से इस्तकबाल करता है, स्वागत भी करता है। गुल भी है, गुलशन भी है, अरबे बहार है, सब आ चुके हैं, बस आपका इंतजार है। जीवन सेजवाल जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद इलियास जी, आपने लाइव प्रोग्राम में मेरे को निमंत्रण दिया और इतनी सारी लाइनें बोली उसके लिए भी धन्यवाद। बात यह है कि आप मैं बाकी के जितने भी पदाधिकारी हैं, अपन चाहते हैं इस चीज़ को जल्द से जल्द ठेका प्रथा समाप्त हो, क्योंकि इससे सब ग्रसित हो चुके हैं। मेरे सारे ग्रुप्स, आपके ग्रुप जितने भी हैं, उनमें अपन देखते आ रहे हैं कि कितने काफ़ी परेशान चल रहे हैं लोग। और इसके लिए अपन ने कई आंदोलन कर लिए, धरना दे लिए और उसके बाद में भी निरंतर प्रयासों में लगे हुए हैं। मैं साथियों से कहना चाहूँगा कि अपने मन की मंशा यहाँ पे लाइव में रखें, क्या चाह रहे हैं, किस प्रकार से साथ देना चाहते हैं। बात जुटता की होनी चाहिए कि एकजुट हो, आगे जाके अपन कुछ बड़ा करें जो सभी के लिए लाभदायक हो। बताइए आप। तो जीवन सेजवाल जी, सभी भाइयों को मैं बता दूं, आज सचिवालय कंप्यूटर ऑपरेटर संघ अध्यक्ष जीवन सेजवाल जी हमारे साथ में जुड़े हैं। तो लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और लोगों को कहिए कि ज्यादा से ज्यादा लाइव प्रोग्राम देखें और जुड़े। तो आज हमारे कुछ अनसुलझे सवाल होंगे और जीवन सेजवाल के जवाब होंगे। क्या आरएलएसडीसी लागू होगी या नहीं होगी? ठेका प्रथा का कब तक अंत होगा? ठेका प्रथा के लिए जो लड़ रहे हैं उनकी लड़ाई कितने प्रतिशत तक सही है या गलत है? सरकार क्या सोचती है, क्या नहीं सोचती है? अधिकारियों की क्या सोच है, क्या नहीं सोच है? इस मैटर में हम आज बात करेंगे जीवन सेजवाल जी से। तो जीवन सेजवाल जी, मैं आपके सामने एक सवाल लेके आ रहा हूं, क्या आप तैयार हैं मेरे सवालों का जवाब हाँ, देने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। मैं लाइव इसलिए आया हूँ कि मैं सभी के सवालों के जवाब दूं। और मैं इस लाइव को जब खत्म होगा ना, मैं बताऊंगा कि लोगों में कितनी पॉजिटिविटी आई है। और वो कमेंट में आपको दिख जाएंगे कि कितने जागरूक होके और कितने पॉजिटिव होके गए। आज सबों की समस्याओं के यहाँ पे निदान होंगे। आप जारी रखिए आपके सवाल। जी जीवन सेजवाल जी, मेरा सबसे बड़ा सवाल और सबसे मोस्ट सवाल है। पहला ही सवाल बिल्कुल मैं छोटा सा और ज्यादा कठिन नहीं लूंगा, हल्का सा सवाल लूंगा। बार बार ठेका कर्मचारी आंदोलन करते हैं, लेकिन ठेका कर्मचारी आंदोलन में कम पहुंच रहे हैं, उनकी तादाद कम है। इसका श्रेय आप किसको देंगे, पदाधिकारियों के या ठेका कर्मचारियों को? देखो मैं देखो मैं इसीलिए उसमें रहता हूँ कि मैं कहता हूँ बिल्कुल सपाट बात, मैं बिल्कुल सत्य बात कहूंगा, नहीं, जिसमें आज बहुतों। निष्पक्ष बात, खुल के बात बताइए आप। इन लोगों को पता चलना चाहिए कि गलती ठेका कर्मियों की है या पदाधिकारियों की, या हमारे प्रचार प्रसार की है, या ठेका कर्मी बाहर नहीं निकल रहे। आज आपको खुल के बताना होगा, हर चीज खुलासा होनी चाहिए, क्योंकि मैं इन लोगों को पता भी चलना चाहिए क्या हो रहा है लाइफ में। देखो, मैं एक आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि 58,287 कर्मचारी जो कि विभागीय कर्मचारी हैं, है ना। जी उनकी लिस्ट कार्मिक विभाग में वो ली थी, जिसका हलफनामा भी कोर्ट में दिया हुआ है। चाहे से मैं आपको उसको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, आप देख लेना। 58,287 है, जिसमें चिकित्सा के, शिक्षा के, आप कार्मिक के ले लो, हमारे आप मतलब सारे डिपार्टमेंटों के। और वो शायद आपने कभी ना कभी ग्रुप में देखी होगी। राजन विशाल साहब से मैंने इसी विषय में बात की थी कि सर, संख्या
नहीं है, 58,287 है। उन्होंने खुद ने कहा कि मगर हमारी गणना कहती है कि हम कर्मचारी ज्यादा, कि हमारे पास जो आंकड़े है ना वो 2 से 2.5 लाख कर्मचारियों के। मैंने कहा दो सर से ढाई लाख जी। बिल्कुल 2 से 2.5 लाख है। फिर मैंने उन्हें बताया कि देखो, आप 2 से 2.5 लाख आदमियों की गणना कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। इस गणना के अंदर सभी योजना में कर रहे आदमी, जो कर्मचारी हो गए, और जितने भी आउटसोर्स से लग रहे हैं वो हो गए। तो गणना मेरे भी समझ में आती है कि हाँ बिल्कुल आंकड़ा सही है। अब बात आती है कि अपनी संख्या बल कैसे कमजोर हो रहा है। देखो, संख्या बल कमजोर होने में सबसे बड़ा हाथ अपने जागरूकता का भी है। कई साथी जी कर्मचारियों को पता नहीं है कि वो किस वर्ग पे हैं, उन्हें लाभ कहाँ मिलेगा। ठेके में सबसे पहले देखो, कोई भी आदमी नियुक्ति लेता है, वो नौकरी करने जाता है तो उसके मन में ये रहता है कि मैं, ये नौकरी एक टाइम पास है। क्या होगा कि मैं एक सरकारी तंत्र के अंदर काम करूंगा, मुझे तैयारी करने का मौका मिल जाएगा, मैं 2 साल 1.5 साल के अंदर अपनी अच्छी सी पढ़ाई कर लूंगा, ठीक है, मुझे खर्चा चलाने के लिए कुछ पैसे मिल जाएंगे और पढ़ने का समय मिल जाएगा, और उसके बाद में मैं सरकारी नौकरी पे चढ़ जाऊंगा। अब जितने जो कर्मचारी हैं, जो आप सभी के ग्रुपों में, जिनका अंदाजा मैं लगाऊं तो 40,000, 35-40 हजार के समथिंग अपने जी, कर्मचारी जो अपन पैंतीस ने चालीस ग्रुप, हजार आराम से। है ना, ग्रुपों में अपन ने जोड़ के जिनको जागरूक कर रहे हैं, वो ये हैं कि जो 2 साल में तैयारी करके या 3 साल में जो वो टारगेट लेके आए थे, वो आज भी तैयारी तो आज भी कर रहे हैं। आप आज भी आधे से ज्यादा आदमी सीटी के दे रहे हैं, आज उसके दे रहे हैं। मैं इसी चीज को ऐसे समझाना चाहता हूँ कि भाई, क्या सरकारी कर्मचारी नौकरी लगने के बाद में अग्रिम वर्ग पदों के लिए काम नहीं करता? सब करते हैं। आज बाबू लगता है तो वो आरएएस की तैयारी कर रहा होता है, या फिर उससे ऊपर की पोस्ट के लिए तैयारी होता है। और तो आज अपन यहाँ नौकरी कर रहे हैं तो ये भी सही तरीके से करें, और सही इसके जो भी अपने हैं हक और अधिकार, मैं लाभ की बात नहीं करूंगा, जो हक और अधिकार है वो लेना जरूरी है। तो इसके लिए मैं सबसे बड़ी बात समस्याओं को लेके आऊंगा कि वेतन अपना इतना कम हो गया कि क्योंकि हम मांग ही नहीं कर पाए। शायद शायद ये हमारी कमी थी कि हम वेतन को लेके मांग नहीं कर पाए अच्छे तरीके से, या हम सरकार को नहीं समझा पाए कि भाई ये होना चाहिए। आप, हर देश, हर राज्य, विकसित राज्य सुशासन की लिए कार्य करता है। आज राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी है, जो भजनलाल जी है, ये भी सुशासन ला रहे हैं। राइजिंग राजस्थान हो रहा है। मैं कहता हूँ कि आप ठेका कर्मचारी के वेतन का आकलन करो कि क्या उस वेतन में वो मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है क्या। अब जैसे मैं यहाँ पे कहूंगा कि क्या आप कर पा रहे हो, स्पष्ट जवाब है कि नहीं कर पा रहे हैं। मैं जी, उनसे कह नहीं रहा कर हूँ पा कि रहे हैं। हाँ, मैं उनसे कहूँ कि आपकी बचत क्या है। देखो, एक वेतन ऐसा होता है कि जिसमें आप अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर ले, बाद में 2 पैसे बचत में होने चाहिए जो आपके भविष्य के लिए आपके काम में आए, आपके बच्चों की शादी के लिए काम में आए। मैं बचत की पूछूंगा तो वो यहाँ पे कर्जा लिखना चालू कर देंगे। मैं स्पष्ट कहता हूँ, बताओ देखो कितना कर्जा है, तो अभी आपके पूरा कमेंट सेक्शन है ना, पूरा भर जाएगा। साफ लिखेंगे कि इतना है। अभी दिवाली आई, उसमें कर्जा लिया। अब शादियों का सीजन आ गया, उसमें कर्जा लिया। पीएफ को चलो अपन एक बार को मान लेते हैं कि ये बचत है, मगर कई बार मजबूरी ऐसी आ जाती है कि उसको भी अपन एडवांस में उठा लेते हैं। तो आप अपन कर क्या रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ऐसी नौकरी? अगर आप ऐसी नौकरी में खुश है तो बैठे रहिए, और अगर आप इससे बेहतरीन या बेहतर कुछ चाहते हैं कि अपनी दिन सुधरे, अपने वर्ग का सुधार हो, तो इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा और इसके लिए हमें जुड़ना पड़ेगा। आप बोलते हैं संख्या बल की, कि हमारी संख्या बल कमजोर क्यों है? संख्या बल कमजोर ऐसी है कि देखो, आप रिक्त पदों की बात करें, मैं बताऊं इलियास भाई, कि जी मान लो 60,000 ठेका पद है, पद बोल रहा हूँ मैं, कर्मचारी नहीं, समझना इसको। 60,000 ठेका के पद हैं, किसमें? चिकित्सा विभाग में। ठीक है। चिकित्सक। चिकित्सा चिकित्सा विभाग में क्या होता है कि रोटेशन वाइज ड्यूटीज होती है। आप 8 से 2, 2 से 8, 8 से 8, तीन तीन टाइम की ड्यूटी हो गई। अब देखो, चूंकि अपना वेतन बहुत कम है, तो हमारे साथी कर्मचारी क्या करते हैं, 8 से 2 की एक ड्यूटी करी, 2 से 8 की उसने दूसरी ड्यूटी करी, तो पद तो हुए 60,000। मगर आप कर्मचारियों की गणना करोगे तो क्या हुआ, वो
भाई तो एक ही लग रहा है ना अपना। आज सुबह की ड्यूटी इस ठेकेदार के पास, दिन की ड्यूटी इस ठेकेदार के पास। और मैं कई जगह तो आपको ये उदाहरण देता हूँ कि 3 पॉइंट पे कर्मचारी ड्यूटी कर रहे हैं। ये गलत नहीं है कि वो कर रहा है, मगर आप ये सोचो कि इतनी मेहनत क्यों? आप 3 ड्यूटियाँ कर रहे हो, 30,000 रुपए कमा रहे हो। आज चलो ठीक है, आज शरीर में ताकत है, सब कुछ है कि अपन कल कर पा रहे हैं ऐसा। क्या भविष्य इसी से चलेगा? नहीं चलेगा। तो इस चीज की समस्या का निस्तारण करना पड़ेगा, और निस्तारण करने के लिए अपन को एक होना पड़ेगा और संघर्ष करना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। एक बार को आप भूल जाइए कि ठेकेदार का दबाव है, भूल जाइए कि सुपरवाइजर का दबाव है, क्योंकि या तो आप आज हटोगे या कल हटोगे या परसों हटोगे, हटना तय है। तो इससे बढ़िया एक बार अपनी जान मजबूत करके लड़ाई अपने करके अपनी ताकत दिखा लड़ाई के करके उसके बाद आगे में दिखा। अपना डिसीजन आगे का देखो, सरकार का या कर्मचारियों का या अधिकारियों का। हाँ, बिल्कुल हक लेके और इस प्रथा को खत्म करे, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है ना, वो इस दलदल में नहीं फंसे। इस दलदल की शुरुआत और अपन ने नहीं की थी, मगर इस दलदल का अंत अपन जरूर करेंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। आगे आपके और सवाल आप बताइए, तो पूछिए अगर साथी कोई पूछना चाहता है भाई तो। साहब, मेरा एक सवाल और है। क्या ठेका कर्मी बंटा हुआ है? कोई बीएमएस के पीछे भाग रहा है, कोई अखिल कर्मचारी संयुक्त कर्मचारियों के पीछे भाग रहा है, कोई भाग रहा है महासंघों के पीछे, और कोई अपनी छोटी सी टीम लेकर अलग ही भाग रहा है। क्या महासंघ बना है? हमारे द्वारा एक महासंघ तैयार किया, राजस्थान राज्य अखिल राज्य राजस्थान ठेका निविदा प्लेसमेंट एजेंसी कर्मचारी महासंघ। उसमें लगभग 30 से ज्यादा डिपार्टमेंट जुड़े हुए हैं। उसके बावजूद भी ठेका कर्मी बंटा हुआ है, और आधे अलग भाग रहे हैं, आधे अलग भाग रहे हैं। तो इसके पीछे का क्या कारण है कि ठेका कर्मी एक क्यों नहीं हो रहा है? नहीं क्या देखो, मैं वो सीधी एक लॉलीपॉप मान रहा है कि ये हमारा काम करवा दे, वो करवा दे, इनसे नहीं होगा? नहीं देखो, मैं इलियास भाई सीधी सी बात बताता हूँ कि आज एक उदाहरण के तौर पर देखो कि मेरे सचिवालय के कर्मचारी हैं, है ना, वो अपना पदाधिकारी, अपनी यूनियन, उन्हीं की, जैसे मेरी है सचिवालय कंप्यूटर ऑपरेटर ठेका कर्मी संघ, तो उनकी यूनियन सचिवालय कंप्यूटर ऑपरेटर ठेका कर्मी संघ ही होनी चाहिए। उनका विश्वास उनके जो सबसे नजदीकी जो पदाधिकारी या नेता है उनका, उस पर सबसे ज्यादा विश्वास होना चाहिए उसे। मैं नहीं कहता कि मेरे ऊपर, जैसे मेरा कोई विपक्ष हो, मेरे सचिवालय के अंदर मेरे ही समांतर श्रेणी का कोई पदाधिकारी हो, नेता हो, है ना, उसके ऊपर होना चाहिए या मेरे ऊपर होना चाहिए। मैं नहीं कहता कि सिंगल सिंगल आदमी आप भारतीय मजदूर संघ या इंटक या उनके पदाधिकारी अगर जाता है भारतीय मजदूर संघ के पास, तो वो पदाधिकारी को सोच समझ के जा रहा होगा। अगर वो कहीं और दूसरे महासंघ या संयुक्त महासंघ या किसी और से मदद लेता है, या फिर उनके विचारधाराओं पे मतलब उनकी विचारधाराओं पे क्या हाँ, रहती है उनकी उस दोनों की विचारधाराएं मिलती हो। कि मिलती हैं जुलती हैं, तो वो जाता है। जैसे मैंने जो पहला धरना दिया था, जैसे मैं मेरी खुद की मैं बता देता हूँ, मेरे भी कई ऐसे बड़े महासंघ हैं जिनके साथ में मैं उनकी भी मदद लेता हूँ कई बार उनके कहे अनुसार, क्योंकि ज्ञान मिलता है, जिससे मिले उससे ले लो। और मैं किसी भी महासंघ से जुड़ने का विरोध नहीं करता। आप जुड़िए, एकजुट होइए, एक समूह में रहिए, एक उसमें रहिए। आप अपने वर्ग को ना भूल लें, समझ रहे हो आप, कि आप अपने वर्ग को नहीं भूलें, अपने जो आप चाहते हो उस चीज को नहीं भूलें। बाकी आप किसी भी संघ, किसी भी नेता या किसी भी पदाधिकारी को पे विश्वास दिखा सकते हैं, मगर मांग आपकी ये रहनी चाहिए कि आपको चाहिए क्या, और उसी पे आपको आगे की कार्रवाई करनी चाहिए। ये मैं सभी से कहना चाहता जी। तो हमारा लाइव चल रहा है जीवन सेजवाल के साथ, सचिवालय कंप्यूटर ऑपरेटर संघ प्रदेश कर्मचारी अध्यक्ष के साथ में। तो सभी भाइयों से मेरा निवेदन है कि एक बार ज्यादा से ज्यादा लिंक को शेयर कर दीजिए, क्योंकि कुछ ऐसे ही अनसुले सवालों के जवाब हम लेंगे जीवन सेजवाल से, और हमारी वार्ता कंटिन्यू लगातार चल रही है और चलती रहेगी। तो अगला सवाल जीवन सेजवाल जी से यह है कि क्या सरकार के
अधिकारी या सरकार चाह रही है कि ठेका प्रथा का अंत हो और आरएलएसडीसी या हरियाणा की तर्ज पर या पंजाब की तर्ज पर कैसे भी करके इस ठेका प्रथा का अंत होकर इन लोगों का भला हो सके। तो आप अधिकारियों के बीच में रहते हो, आप राजनेताओं के बीच में रहते हो। सचिवालय यानी मेन राजस्थान का सबसे बड़ा बरगद का पेड़ है, तो इसकी क्या सोच है, क्या नहीं है, तो आपके मुंह से सुनना चाहते हैं एक बार भाई साहब। देखिए इलियास भाई, सबसे पहले उत्पत्ति देखिए आप कि आप आरएलएसडीसी को कहाँ से लेके आए और किस प्रकार से इसका इजाद हुआ था। देखो, जैसे कि सभी साथियों को पता है कि मैं सन 2008 से सचिवालय में नौकरी कर रहा हूँ। इस गवर्नमेंट में जो तत्कालीन गवर्नमेंट कांग्रेस की थी, गहलोत सरकार जी की, उन्होंने खुद ने नहीं सोचा, उनको बताया गया कि देखो ठेका प्रथा है जो है एक कुप्रथा है, गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। 97 से चलती आ रही है, उससे पहले के कर्मचारी कच्चे से पक्के वाले मेथड पे काम कर रहे थे। उसी चीज का लालच देखते हुए युवा आते जा रहे हैं, वो अपना जिंदगी खराब कर रहे हैं। जिंदगी के 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, कई ऐसे हैं जिनको 25-25 साल हो गए। तो इस चीज का खत्म होना चाहिए। इस चीज का ध्यान आकर्षण करवाया गया था। ऐसा नहीं है कि उस तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने भी खुद ने आगे से सोचा था। उनको समस्या हमने बताई गई थी, प्रोटेस्ट किए थे। मैं आपको याद दिला देता हूँ कि उस समय पे आपातकालीन सेवाएं हमने सबों ने, जैसे जोधपुर के अपने तेजपाल जी हैं, प्रदेशाध्यक्ष चिकित्सा विभाग के अपने नाथू सिंह गुर्जर जी हैं, शैलेंद्र शर्मा जी हैं, कोटा के अपने देवाशीष भाई हैं, जो आपके शायद महासंघ में भी हैं। तो हम सबों ने एकजुट होके मोर्चे निकाले, जुलूस निकाले, सरकार की सेवाओं को प्रभावित किया। आपातकालीन सेवाएं हमने 2 घंटे सुचारू चालू रखी थी उस समय पे। तो उस समय भी हमने एक आंदोलन करके आरएलएसडीसी शब्द या आरएलएसडीसी इस कॉर्पोरेशन का इजाद करवाया था, जिसमें गवर्नमेंट ने कहा था कि ठीक है, सभी ठेका कर्मचारियों को हम एक ठेकेदार को बीच में से हटा के हम आपको नियुक्ति देंगे, जिसमें आपका वेतन की जो भी विसंगति है वो हट जाएंगे, आपके भत्ते आदि चालू हो जाएंगे। और उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा बजट का जो वो 52 या 53 नंबर का पॉइंट है उस टाइम का, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि आगे तक नियमित होने तक की राह आसान हो जाएगी। ये तो गहलोत सरकार की घोषणा थी। उसके बाद में हमने कैबिनेट मंजूरी, 2 कैबिनेट निकली। तीसरी कैबिनेट में हमने चूंकि एआर डिपार्टमेंट को काम दिया गया था, एआर डिपार्टमेंट ने एजेंडा कैबिनेट में नहीं रखा था। हमने शायद 2 अक्टूबर की या 2 नवंबर की, मेरे को डेट याद नहीं है, जो कैबिनेट लास्ट मीटिंग थी गहलोत सरकार की, उसमें सबसे प्रथम बिंदु पे हमने रखा था। और वो स्पेशली हमारे लिए, कर्मचारियों के लिए कि एक एक सेकंड, ये कॉल नहीं करें ये मेरे साथी। मैं निवेदन कर सकता हूँ कि कोई भी किसी प्रकार का भी कॉल नहीं करे मेरे को। तो उस समय हमने आखिरी कैबिनेट मीटिंग, जो सिर्फ हमारे लिए और सीएसआर रूल संविदा वालों के लिए ही आहूत की गई थी, और जिसमें हम अपना पक्ष लेके उठे थे, हमें आरएलएसडीसी की मंजूरी कैबिनेट में मिल चुकी थी। एक सेकंड जी, कोई बात नहीं। जी, हाँ। तो इस प्रकार से हम उस टाइम पे अपना पक्ष लेके उठे थे। आज भी हम निरंतर प्रयास में हैं। हमने धरने से, आंदोलन से ध्यान आकर्षण करवाया है इस सरकार का। ऐसा नहीं है कि सरकार चाहती है या नहीं चाहती। अगर आप उन्हें बताएंगे कि देखो ये गलत है, ये सरकार के अंदर गलत हो रहा है, एक वर्ग बहुत बड़ा है जिसके बारे में आप ध्यान आकर्षण नहीं कर रहे हैं। एक सेकंड रुकिएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हमारी वार्ता हो रही है, हमारे बीच में बहस चल रही है जीवन सेजवाल जी से। क्या आरएलएसडीसी ठेका प्रथा आदि ये शोषण के शिकार कर्मचारियों के लिए कुछ फायदा मिलेगा, नहीं मिलेगा? इसके लिए हम जीवन सेजवाल जी के मुंह से सुन रहे हैं कि ठेका प्रथा का अंत होगा या नहीं होगा। आगामी टाइम में जो वर्तमान
मुख्यमंत्री महोदय हैं, उनकी क्या सोच है क्या नहीं है। आने वाला जो सरकार चली गई है गहलोत जी, उनके टाइम में काफी कुछ काम हुआ ठेका कर्मियों के लिए, लेकिन आज ये फाइल कहाँ पहुंची है कहाँ नहीं पहुंची है और आगामी टाइम में इसका क्या होगा। अ, देखो आरएलएसडीसी, ये जब हमने इतनी मेहनत करके ये शब्द हमने आपने सभी साथियों ने सभी संगठनों ने जितने भी हैं सिंगल मैं कहूँगा सिर्फ पदाधिकारी नहीं जितने भी हमारे साथी कर्मचारी है उनकी मेहनत से हमने जब ये शब्द इर्जाद करवा लिया आरएलएसडीसी तो इसको तो हम लेके उठेंगे। ऐसा नहीं है कि जी हम आज यहाँ पे आके इस स्थिति में भी आके हार जाएंगे। आज भी हमारा संघ निरंतर मैं कई चीजें ग्रुप में आजकल मैंने डालना बंद कर दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने बंद कर दिया है। मैं आपको बताऊं कि हम अलग अलग तरीके से जैसे कि लास्ट का इलियास भाई आपको पता होगा कि जब आपने जो धरना प्रदर्शन शहीद स्मारक पे दिया था जब मैंने ठेका जी प्रथा को एक बहुत बड़ा राजस्थान में घोटाला बताया गया था बताया था। जिसको जिसके संबंधित ज्ञापन जिसके संबंधित मैंने लिखत पढ़त जो भी है जो मेरे पास थे सबूत वगैरह जो भी थे मैंने मुख्य सचिव दिया कुमारी जी और इन सबों को अपने लिखित ज्ञापन में उनको बताया जिसके ऊपर कार्यवाही आज चल भी रही है। ठीक है। इसके साथ ही मैंने मंत्रियों को जो रिव्यू कमेटी के जो मंत्री हैं एक कमेटी राजस्थान सरकार ने बनाई है गहलोत सरकार के अंत के 6 महीनों के ऊपर जो भी डिसीजन थे उनके ऊपर एक रिव्यू कमेटी बनाई है जिसमें सदस्य सुमित गोदारा जी हैं, मंजू बागमारे हैं और गजेंद्र सिंह जी ये जो है चिकित्सा मंत्री राठौड़। जी ये हाँ गजेंद्र हाँ राठौड़। हाँ हाँ गजेंद्र। तो खीम सर राठौड़ ने गजेंद्र सिंह खीम सर जी। तो ये भी इनको भी हमने बताया है कि आप रिव्यू कमेटी में एज सून एज पॉसिबल वाली कार्रवाई करके आरएलएसडीसी को क्लियरिटी दीजिए। और क्योंकि ठेका वर्ग बहुत ज्यादा पीड़ित है आज की तारीख में वेतन की मांग भी नहीं कर पा रहे। हम सोच रहे थे पहले कि आरएलएसडीसी एसडीसी लागू हो जाए तो हम एक बार को हमने वेतन को साइड में वेतन इतना ज्यादा जरूरी नहीं है मगर आरएलएसडी लागू होगा तो और ऑटोमेटिकली अपने ऑटोमेटिक वेतन बढ़ेगा। हालात सुधर जाएंगे। मगर इन्होंने इस चीज को करते गए और अभी इस चीज को आरएलएसडीसी को रिव्यू कमेटी के अंदर डाल दिया और रिव्यू कमेटी 15 दिसंबर उसकी प्रस्तावित है शायद जो कमेटी कह रही है कि दिसंबर में हम अपनी जो भी रिपोर्ट है वो सरकार के समक्ष प्रस्तुत कर देंगे और उसके बाद में सरकार किस चीज को लागू करे किस चीज को बंद करे वो सरकार के ऊपर है। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी वेतन की जो बात है वो कम होने के कारण कई साथी परेशान हो रहे हैं और कई मेरे पास फोन भी आते हैं कि आप बताइए कि हम या तो छोड़ दें या फिर क्या करना चाहिए हमें। तो इस समस्या का निस्तारण करने के लिए भी हमने वेतन संबंधी के लिए जो वित्त विभाग के मंत्री हैं पदाधिकारी हैं उनसे हमने वेतन बढ़ोतरी की बात की है कि आप वेतन बढ़ाएं और इसको तुरंत प्रभाव से बढ़ाएं क्योंकि आज के जो वो है मूलभूत आवश्यकताएं वो साथीगण पूरी नहीं कर पा रहे हैं और कर्जे के बोझ के तले दबते जा रहे हैं। मैंने हाई कोर्ट का हवाला भी दिया जो हमारे साथी ने एक जो वो हुआ था आप आत्मदाह किया समझ था। आत्मदाह किया था तो वो भी उसका भी हवाला दिया था। इसके ऊपर मैंने मानवाधिकार आयोग में भी वो करी है। उन्होंने भी प्रसंज्ञान लिया है मैंने आपको हाल ही में बताया था जिसकी रिपोर्ट जो श्रम विभाग के अधिकारी और समाज कल्याण के अधिकारी उनसे 31 दिसंबर 2024 तक 11:30 बजे उसके मीटिंग है मानव जस्टिस साहब के चैम्बर में। तो ऐसा नहीं है हम हर तरीके से कार्य कर रहे हैं हम साथियों की समस्या को समझते हैं। हम हर चीज से कोशिश कर रहे हैं कि आरएलएसडीसी नहीं तो वेतन सही जो भी है आज की तारीख में कुछ तो अच्छा हो और उसके लिए हम कुछ कार्रवाई निरंतर करते जा रहे तो मेरा अगला सवाल जीवन शेजवाल जी, आरएलएसडीसी की फाइल कहाँ पहुंची है कहाँ नहीं पहुंची है, क्या रुकी हुई है हैं। या हाँ चल रही है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा। नहीं मैं बिल्कुल बता देता हूँ आपको कि आरएलएसडीसी की जैसे अपन ने धरना दिया था
मेरा प्रथम धरना था उस टाइम पे। राजन विशाल जी सेक्रेटरी थे उनके। उन्होंने उस टाइम पे फाइल को पूर्ण रूप से तैयार करके सीएमओ में भेज दिया था। सीएमओ से निदेशक के नामों के लिए कुछ नाम मांगे गए थे एआर विभाग से। ठीक है। उस पे जो ये शायद रिटायर्ड आईएएस लगाएंगे, तो रिटायर्ड आईएएस जो डायरेक्टर निदेशक होगा आरएलएसडीसी का, वो सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी आईएएस होगा। तो उसके नामों को भेज दिया था। मैं आज की करंट की आपकी बात बताता हूँ सीधे कि सीएमओ के जॉइंट सेक्रेटरी श्री जगवीर सिंह जी हैं। उनके पास हमारी पत्रावली पड़ी है जिसमें ऑलमोस्ट अपना जो काम है निदेशक की नियुक्ति तक उस पे भी मंत्रणा होके और फाइल कंप्लीट कर दी है। उसके हस्ताक्षर भजनलाल जी जो सीएम साहब हैं, उन हाँ। उनके बस आदेश की प्रतीक्षा में है कि वो पत्रावली मंगा ले और निदेशक की नियुक्ति हो, और उसके बाद में ये जो इनका होता है कॉरपोरेशन रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया होती है उसको पूरी की जाएगी। बस कार्रवाई यही है कि अगर सीएम साहब इस चीज पत्रावली को जल्दी से निकाल देते तो अग्रिम प्रक्रिया करने में इतना समय नहीं लगेगा, क्योंकि विभाग हर चीज की अ, उससे तैयार है। जितना हमने फॉलो अप किया कि सिर्फ सीएमओ से फाइल आनी चाहिए, उसके बाद में हम इसको जितना हो सकेगा उतना जल्दी इसके कार्यालय खोल दिए जाएंगे, और जो भी नियुक्ति है कार्यालय खुले नहीं खुले मगर एडॉप्शन की प्रक्रिया चालू कर देंगे। ये है। तो जीवन सेजवाल जी, मेरा अगला सवाल है, हम्म। इसमें किस प्रकार की क्या सैलरी होगी, क्या नहीं होगी, और इसमें शामिल करने के लिए, नियुक्ति देने के लिए किन किन योग्यताओं को रखा जाएगा? क्या आपकी पीएफ या ईएसआई कट रही है, वो आपका एक मजबूत स्तंभ है या नहीं है? और क्या इतनी सैलरी होगी कि हम अपने बच्चों को, अपने परिवार का पेट पाल सकें? बिल्कुल इलियास भाई, इतनी आपकी सैलरी होगी कि आप उस टाइम पे आप अपने बच्चों की परवरिश एक बोलते हैं समान आदमी के अनुरूप कर पाएंगे आप। उसके बाद में बचत कर पाएंगे, आपको भत्ते आदि दिए जाएंगे, आपको सीएलपीएल मिलेगी, आपको मैटरनिटी, जो महिला कर्मचारी हैं उनको मैटरनिटी लीव मिलेगी, एक सम्मान की नौकरी होगी। एक आपको जो ठेका शब्द है वो हट जाएगा। जैसे आप जॉब आज आप गारंटी? जॉब गारंटी बिल्कुल इसमें है। और मैं आपको इसके साथ ही बता देता हूँ कि इसमें आपके जो सरकारी कर्मचारी के जो नियम होते हैं जी। वो ही जैसे कि कानूनी प्रक्रिया, अगर कोई आप रिश्वत लेते हुए पकड़े जाते हैं या फिर किसी प्रकार की वो होती है, तो वो जो भी प्रक्रिया सरकार के कर्मचारियों के साथ में होती है वो आपके साथ भी अपनाई जाएंगी। तो हर जी। तरीके के नियम हैं इसमें। इस चीज को फिलहाल नियमित नियमित कर्मचारी, मतलब आप समझ सकते हैं, नियमित बोले तो सरकारी कर्मचारी की तर्ज पे नहीं देख सकते अपन। मैं इस चीज को भी क्लियर कर सकता हूँ, कर रहा हूँ। और इस चीज का शायद बहुत बवाल भी मचेगा कि जीवन ने ये कहा है कि कॉरपोरेशन के अंदर भी कर्मचारी पक्का नहीं होगा। पक्का पकड़ लेते हैं, नियमित नहीं कह सकते। एक होता हाँ, है ना पक्का 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 सरकारी का, कर्मचारी नहीं। पक्का पक्का कर्मचारी नहीं होगा। तो हम्म, ऐसा नहीं है कि आज नहीं होगा, क्योंकि संघर्ष देखो कभी खत्म नहीं होता। और जैसे हाँ। कि पहले कर्मचारी बटे हुए थे, आरएलएसडीसी आया, अपन सारे कर्मचारी इतनी तादाद में पहले एक हो बिखरे गए, हुए मजबूत। थे, अब एक हाँ, हो गए अब आरएलएसडीसी एक के हो नाम गए, से। नाम से ही हो गए। तो अपन अब जब नाम से एक हो गए तो काम से तो एक हो ही जाएंगे, और उसके बाद में जो हम्म, मांगेंगे वो तो हम हक लेके उठेंगे। तो ये चीज नहीं है कि इसमें आपका वही कच्ची पक्की की जैसे आज हटा देते हैं वही कल से मत आना, तो ये वाली चीज इसमें नहीं होगी। ये यानी जॉब कॉरपोरेशन। हाँ, गारंटी। जॉब तो गारंटी हाँ। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं जीवन सेजवाल से। ये सचिवालय से बिलोंग रखते हैं और अंदर की फाइलों की पूरी रूपरेखा इनके आंखों के सामने होती है, और ये बार बार अधिकारियों से, नेताओं से आदि मिलते रहते हैं, और इस बात को लेकर हमारी चर्चा लगातार चालू रहेगी। तो अगला सवाल जीवन सेजवाल जी से यह है कि क्या हम लोग कब तक इसका शोषण झेलते रहेंगे? कब तक ये लड़ाई लड़ते रहेंगे? सरकार की क्या मंशा है इसके प्रति?
ठेका प्रथा के प्रति, क्योंकि नई सरकार आई है। 1 साल बीत जाने के बाद में भी सरकार के किसी भी नेताओं ने किसी भी मंच से यह नहीं कहा कि हम ठेका प्रथा को बंद करेंगे। देखो, ठेका प्रथा को बंद करेंगे ये इन्हों का चुनावी मुद्दा था नहीं। इन्होंने जी। अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहीं पे भी नहीं लिखा था ठेका प्रथा के लिए। जी। शायद संविदा वालों के लिए लिखा था, ठेका कर्मचारियों के लिए नहीं लिखा था। तो सरकार के जो उच्च स्तर के अधिकारी है वो ठेका, संविदा और ये सब पेच है ना, ये शायद जानते हैं या नहीं जानते, इसका नहीं कह सकता हूँ। मगर मैं ठेका के कुछ शब्द आपको बताता हूँ कि अपन कंप्यूटर ऑपरेटर, जैसे एक धीरे धीरे डिफरेंशिएट करता हूँ मैं इसको, कि कंप्यूटर ऑपरेटर को बोलते हैं ये कि हायरिंग अ कंप्यूटर अलोंग विद अ ट्रेंड पर्सनल। ठीक है। साथ में ये लिखते हैं कि प्लेसमेंट एजेंसी से लगा हुआ। साथ में ये लगातार। लिखते हैं साथ में लिखते हैं ये आउटसोर्स कर्मचारी। साथ में लिखते हैं ये थर्ड पार्टी वेंडरशिप या फिर नियोक्ता के माध्यम से या फिर ठेके के माध्यम से। तो देखो ये जो अलग अलग जो इसके बोलते हैं ना, टुकड़े टुकड़े कर दिए इन्होंने ठेका नाम प्रथा बांट के जो दिए, पदों। यानी हम ये कह सकते हैं हाँ, नाम से बंटवारा कर दिया है। हाँ। तो मेरी हाल ही में जो अभी इन दिनों का जो फॉलो अप चल रहा था, मेरा जो मेरे ज्ञापन जा रहे थे, इन सारी चीजों में मैं क्या बोलते हैं, ओब्लिक 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 ओब्लिक, है ना। जैसे अभी की बताता हूँ कि हमारे एक तारांकित प्रश्न पूछा गया, लिया उठा था, जो हमारे विधायक महोदय हैं एक, उन्होंने मांगा था, जिसके संबंधित सूचना सभी विभागों से ली, जिसमें जी। विभागों में से कई विभागों ने सूचना शून्य भेजी, क्योंकि उसमें शून्य लिख दिया भेजी था। थी। हाँ, कि उसमें लिखा था कि प्लेसमेंट एजेंसी के आधार पर कार्यरत कर्मचारियों की गणना एकजाई सूचना इतने दिवस के अंदर भेजी जाए। अब इन्होंने क्या कर रखा है कि अरे यार, हमारे पास तो वो है, हमें तो संविदा के आधार पे, हमारे क्या आउटसोर्स है, हमारे नियोक्ता के आधार पे, हमारे पास तो ठेके के आधार पे, ठेके हमारे के पास तो आधार पर कम। है, हमारा निविदा के हाँ, आधार पर है। हाँ। हाँ, हम हमारे पास हायरिंग कंप्यूटर है विद अ ट्रेंड पर्सनल। तो ये नहीं है, तो ऐसा करके इन्होंने क्या करा कि नहीं है भाई, हमारे पास ऐसा नहीं है कुछ भी, शून्य भेजो, शून्य भेजो, शून्य भेज दिए। हम्म। तो ये चीज, इस चीज के समाधान के लिए भी मैंने अभी हाल ही में ज्ञापन दिए हैं, कि जिसमें मैं कोमा लगा लगा के कि भाई तुम कुछ करो मत करो, तुम्हें तुम्हारे पहले सरकार के धर्रे को सुधारो, तुम्हें विभागों की हाँ। कार्रवाई को सुधारो, जो तुम्हारे विभाग में तुम क्या कर रहे हो। भाई आज एक चीज मैं आपको समझाता हूँ कि आज समाज कल्याण विभाग है, उदाहरण देता हूँ। जी। उसके कर्मचारी, जो विभागीय कर्मचारी है, जो डिपार्टमेंट है, मान लो सचिवालय में, उसके कर्मचारी है जो सेम सेम अपनी उस पे काम कर रहा है, उसको आप वेतन दे रहे हो 7,554। ठीक है। आप समाज कल्याण निदेशालय चल जाओ, है ना, वहां पे डायरेक्टर महोदय ने उसी कर्मचारी की जो तनख्वाह है वो 12,000 रुपये निर्धारित कर दी है। तो जी। मैं यूं कहता हूँ कि तुम हमें बाद में सुधारो, पहले अपनी चीजों को खुद सुधार लो, कि आप निदेशालय में अलग है, विभाग में अलग है, या समाज कल्याण की कोई शाखा है उसमें अलग है। आप पहले आपके शब्दों पे क्लियरिटी करने के लिए कि मैंने कि इसको समान करो, आपने बांट दिए, आपने शब्द बांट दिए कि इस ये है हमारे, ये है हमारे, ये है हमारे, ये है। तो ये नहीं है। है क्या, कुल अस्थायी कर्मचारी आप ले रहे हो, उस शब्द पे को कितना डिफरेंशिएट करोगे आप, कितना बांटते जाओगे। तो ये भी एक हमारी महत्वपूर्ण सबसे बड़ी समस्या है, और जिसके समाधान के लिए हम कार्य कर रहे हैं। इसको भी हम एक करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई प्लेसमेंट एजेंसी भी, ठेका प्रथा भी, नियोक्ता के आधार पे भी, और थर्ड पार्टी वेंडरशिप से भी, आउटसोर्स से भी, और हायरिंग कंप्यूटर विद ट्रेंड पर्सनल, इसको भी, इन सबों को एक करो। इसको हाँ, यानी हमें वो एक नाम दे दो कि एक भाई एक ये एक इनका नाम है। हम ये हैं। क्योंकि हम हम्म। क्या, मान लो आज किसी भी सांसद से, विधायक से, या किसी बड़े अधिकारी या मुख्यमंत्री, या फिर हम प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, हम कहीं पे भी जाएं, हम उस शब्द को लेके तो जाएं। तो हम्म। ये भी एक बड़ी समस्या है जो सरकार ने इस प्रकार की ये कर रखी है हमारे साथ। तो उसका भी निस्तारण और निराकरण करने के लिए हमारा निरंतर कार्य कर रहा है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि मेरे जो भी साथी वेतन के लिए परेशान हो रहे हैं, उस वेतन बढ़ाए जाने के लिए कल भी हमने
देखो दो चीजें, एक मिनिमम वेजेस के आधार पे बात करके हम जो अगस्त का जो अधिसूचना है, जो कई जगह लागू हो गई है, कई जगह नहीं हुई है। हाँ, इस पे भी एक मैं आपको मजाकिया चीज समझाता हूँ कि देखिए, श्रम विभाग ने अधिसूचना निकाली अगस्त में, जिसको 1/1/2023 से प्रभावी मान लिया गया है। इसमें थे हाँ, 26 रुपए का वेतन बढ़ाया जाना। 26 रुपये ठीक है, वेतन बढ़ाने का। ये उच्च कुशल कर्मचारी के लिए, बाकी जो भी हमारे कैटेगरी वाइज है उनका वेतन कुछ ना कुछ बढ़ा था। ठीक है, बढ़ा। तो इस 26 रुपए के ऊपर इन्होंने मांगी थी आपत्तियां, जो 2 महीने में इंदराज करनी थी। मान लो आप अगस्त में अधिसूचना हम्म, जारी कर दी और 2 महीने का टाइम दे दिया, मतलब अगस्त सितंबर अक्टूबर तक का मान लेते हैं कि अक्टूबर तक आप उस हम्म, पे आपत्तियां मांगते हो। आपत्तियां लगी, काफी आपत्तियां आई, जिसपे विभाग सोचने पे, क्योंकि सही है 26 रुपए, आज की महंगाई को देखते हुए आप मात्र एक दिन का वेतन 26 रुपए बढ़ा रहे हो तो गलत है, बढ़ना चाहिए ज्यादा। तो अब आप देखना इस चीज में मजाक कि 26 तो बढ़ा दिए ना, आप इस चीज को हम्म, समझना इलियास जी कि 26 तो बढ़ा दिए। भाई ये तो श्रम बढ़ा विभाग दिए। ने कहा कि हम चाहते हैं कि 26 रुपए बढ़ाएं। तो क्या करा राजस्थान सरकार के कई विभागों ने कि इस चीज को, हाँ, इस सूचना को फाइनल मान लिया और 26 रुपए बढ़ा दिए। कई शाखाओं में बढ़ा दिए। बढ़े, कई विभागों में बढ़े, कई संस्थानों में बढ़े, कई निजी व्यवसाय के जो भी हैं, ऐसा हम्म, कि मिनिमम वेजेस सिर्फ अपन पे लागू नहीं होता, मिनिमम वेजेस पूरे प्रदेश के कर्मचारियों पे लागू होता है। जो आज ठेली रिक्शा चलाता है उसके ऊपर भी किसी के अंडर में, किसी हम्म, कंपनी के अंडर में कोई काम करता है तो उस पे भी लागू होता है। तो वो 26 रुपए बढ़ा दिए गए, मगर कई, मैं खुद की बताता हूँ, मैं सचिवालय की, हमारा वेतन वो 26 रुपए भी नहीं बढ़ाया गया। चलो, तो हम पहले लग रहे थे RLSDC के पीछे, हमारे साथ ही कई विभागों के नहीं बढ़ाए गए थे। तो इस पे भी कल मैं शुक्रवार के दिन अपने श्रम सचिव है, शुक्रवार नहीं शायद बुधवार या गुरुवार के दिन में अपने पी रमेश साहब हैं, श्रम सेक्रेटरी, तो उनसे भी मैं ये ज्ञापन देके आया और उसमें मेरे ज्ञापन में लिखा लिखा है मैंने, वो शायद मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे भी डाला है कि आप हाँ, इस डाला था। चीज को, तो इस लेटर को, आप ही के आदेश की इस हम्म, प्रकार से पालना करवा के आप कर क्या रहे हो? आप हम्म, कहीं पे तो बढ़ गए, कहीं पे नहीं बढ़े, और कहीं पे बढ़ा के रिकवरी करना चालू कर दिया। तो ये गलत है ना। अगर विभाग इस चीज पे क्लियरिटी दे देता तो कम से कम 26 रुपए भी तो बढ़ा लेता, हाँ, साथ में एरियर ले लेता वो, जनवरी से लेके अब तक का। अब मान लो अगर ये क्लियरिटी करते हैं फरवरी तक, तो फरवरी में तो राजस्थान के कई टेंडर समाप्त हो जाएंगे, तब एरियर का पैसा समाप्त कौन होते देगा हैं। सर? भाई अभी तो चलो हम्म, चलते हुए टेंडर है तो ठेकेदारों से चलो पिछले साल का नहीं तो इस साल का तो आदमी निकलवा लेगा कि भाई तेरा तो टेंडर चल रहा है, लड़ भिड़ के हम्म, कैसे भी कर लेगा। मान लो फरवरी में ठेकेदारी चेंज होंगे कल कई जगह पे, तो फिर कहाँ से आएगा पैसा? फिर कोई श्रम विभाग नहीं देने वाली, ना सरकार देने वाली नहीं। हम्म, तो इस तरीके के जो कार्य सरकार के विभागों में हो रहे हैं, इन पे भी आपत्तियां दर्ज करना, जागरूक होना, और कि नहीं ये गलत है, आप इस चीज को एज सून एज पॉसिबल आप इसको रेक्टिफिकेशन करें, इसको करेक्शन करें, इसको सही करें। आप ये गलत हो रहा है, तो जो गलत हो रहा है उसके लिए आपको आवाज उठाना चाहिए, सभी संगठनों को उठाना चाहिए, सभी साथियों को उठाना चाहिए, एकजुटता हमेशा बनाए रखनी चाहिए। इसके साथ ही हमने सिर्फ उसको श्रम विभाग की उस अधिसूचना पे क्लियरिटी नहीं मांगी, हमने वित्त विभाग के अधिकारियों से एक अच्छा वेतन, कि भाई आप RLSDC होगी, जब होगी लागू, हमें आप वेतन इतना दीजिए। तो भाई साहब, हुआ ये से कि कई डिपार्टमेंटों ने या कई ऑफिसों ने वो वेतन बढ़ा तो दिया, लेकिन हम्म, उसके बाद में सरकार की कोई भी मंशा या अधिकारियों की कोई भी मंशा नहीं दिखी, तो वो वापस कर्मचारियों से वसूला भी गया। ऐसा भी मैटर हम्म, हमारे सुनने में आया है। हम्म। हाँ, रिकवरी हुई है। हाँ, कई विभागों में मेरे पास इस चीज की शिकायत आई थी कि उन्होंने पहले बढ़ा दिया था, बाद में उसको घटा दिया, और उस चीज की, उस जो उन्होंने बढ़ाया था उसकी रिकवरी की है। ये सही बात है। और यूं मान लो आप कि इसको, रिकवरी को जिम्मेदाराना मान लो, या फिर इसमें भी घोटाला, क्योंकि मान लो ठेकेदार ने जो वेतन डाला वो तो डाला खाते में, और रिकवरी हम्म, ले ली कैश में। केस में लिए। तो
हाँ, तो इस तरीके भी कई हुए हैं, ये कारण मैंने आए हैं, ये समस्या मेरे सामने आई है, ऐसा हुआ है। तो भाई साहब, मेरा अगला सवाल है, क्या आप तैयार हैं? हाँ, बिल्कुल तैयार है, मगर मेरा नेट में वाईफाई कनेक्ट करने की कोशिश कर 90% का वो दे गया मेरे को। जी। हाँ, बताइए, बताइए, बताइए। 2 अगस्त 2024 को आपने धरना दिया था हम्म, अखिल कर्मचारी एकीकृत महासभा के अंडर में, महासंघ महासंघ के साथ, गजेंद्र जी के महासंघ साथ। के अंडर में, गजेंद्र सिंह जी अंडर में के। नहीं, अंडर नहीं, अंडर कहना हाँ, नहीं, चलो अंडर उनके साथ में, उनके हाँ, साथ में मिलकर आपने धरना दिया। हाँ। उसके बाद से ही हम्म, गजेंद्र सिंह जी ने किसी प्रकार का कोई ज्ञापन नहीं दिया, कोई भी अधिकारियों से नहीं, मिले ऐसा नहीं। नहीं, 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 ये तो आप गलत ऐसी कह रहे हो। बात और का खुलासा चाहिए हमें बस। नहीं, नहीं, ऐसा ऐसा नहीं कह सकते आप। गजेंद्र जी भाई जी। साहब ने हमारा उस समय भी साथ दिया था। और देखो, हमें यूं मानो कि एक अनुभवी व्यक्ति का साथ चाहिए था, एक मजबूत महासंघ का साथ चाहिए था। और इसमें कोई भी शक नहीं है कि गजेंद्र जी जितना अनुभवी कोई व्यक्ति नहीं शायद हमें मिल पाए। और मेरी उनसे निरंतर वार्ता चलती है, और सचिवालय में वो जब भी आते हैं तो हमारे पक्ष की बात होती है। हम चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव साहब के साथ भी पास भी गए थे, उसके बाद भी गए थे। उसके बाद में हमारे विषय पे हमने मुख्यमंत्री कार्यालय में अपॉइंटमेंट भी लिया था। भाई साहब ने भी लिया था, मैंने भी लिया था, नाथू सिंह जी ने भी लिया। मगर वो अपॉइंटमेंट हमें नहीं मिल पाया, शिखर अग्रवाल जी, आलोक गुप्ता जी से। ठीक है, हमने सीएम बंगले पे भी हमने नाम लिखवाया, निरंतर मैंने लिखवाया, मैं खुद की भी बताता हूँ कि ऐसा नहीं है कि। और मेरी जो उनसे बात थी, पक्ष जब हमने धरना दिया था कि सिंगल हमारा होना चाहिए, कि कई बार क्या होता है कि आप कहीं पे भी धरना देते हो बड़े संघ, बड़े महासंघ के साथ में, तो आपकी जो मांगे हैं वो सम्मिलित हो जाती है, मतलब अलग अलग हो जाती है, क्योंकि उसमें आपके अलग अलग तबके के कर्मचारी आ जाते हैं, और आप 10 सूत्री या 15 सूत्री या 20 सूत्री मांगे तक आप हो जाती है। मेरे उनसे यही थी कि हमें आपके मतलब आपका साथ चाहिए। और जो मंच होगा उस पर सिर्फ सिंगल मांग होगी। आपने देखी होगी कि मांग सिर्फ एक ही थी, आरएलएसडीसी लागू की जाए, ठेका प्रथा को बंद किया जाए। ऐसा नहीं कह सकते कि गजेंद्र जी भाई साहब ने अलग स्वार्थ से या उससे अलग, उससे ठेका प्रथा से हट के कोई अलग विपरीत मांगे रखी हो, और उसके बाद में आज वो हमारा साथ नहीं दे रहे। वो आज भी हमारे साथ हैं। वो अलग बात है कि उस चीज को हाईलाइट या पब्लिसाइज हम नहीं कर रहे हैं अभी। वो निरंतर हमारे विषय में सचिवालय में और अन्य पदाधिकारी, अन्य साथियों से अन्य उसमें हमारी मांगों को सम्मिलित करते हैं। ऐसा नहीं। अगर वो अलग भी कहीं का कोई कोई भी वो करते हैं, जैसे अभी अभी उन्होंने आंगनबाड़ी की महिला कर्मचारी कार्यकर्ताओं के लिए उन्होंने वो किया था, तो उसमें भी वो हमारी मांग को सम्मिलित करते हैं कि एक ठेका प्रथा और इस प्रथा को खत्म की जाए। इलियास जी जी। भाई साहब, मेरा एक छोटा सा सवाल और है कि आप, हम या हर ठेका कर्मी एक ही चीज देख रहा, RLSDC, लेकिन एक महासंघ ऐसा भी है जो RLSDC का निरंतर विरोध कर रहा है, तो उसके प्रति आप कोई मैसेज दीजिए। नहीं, मेरी जानकारी में अगर ऐसा कोई महासंघ है तो मेरी जानकारी में शायद अभी तक नहीं आया। आप महासंघ बोलोगे तो नहीं आया, अगर आप बोलोगे कि एक आदमी है जो विरोध कर रहा है, तो मैं जरूर उस व्यक्ति को पहचान जाऊंगा, क्योंकि महासंघ कोई ऐसा है ही नहीं कि जो विरोध कर मैं रहा आज हो। आपको व्यक्ति का नाम बोल सबके सकते सामने हो। नाम क्लियर नाम लेके बता रहा हूँ। भारतीय मजदूर संघ है जो नहीं चाहता कि RLSDC हो, वो चाहते हैं कि हरियाणा की तर्ज पर ठेका कर्मियों का भला हो। देखो, ये एक कंट्रोवर्शियल विषय हो जाएगा अगर मैं इस पे क्लियरिटी दूंगा कि दोनों चीज अच्छी है। भाई, मैं यूं जी। कहता हूँ कि दोनों चीज अच्छी है। चलो, आप विरोध करके हरियाणा की तर्ज पे कुछ मांगो तो मैं गलत कहूंगा। देखो, सीधी सी बात जी। मैं बताऊं, आप मांगो हम्म। हरियाणा की तर्ज पे मांगो, आप पंजाब की तर्ज पे मांगो, आप दिल्ली की तर्ज पे मांगो, आप जो मांगना चाहो। उसके भी अलावा आप नया क्रिएट क्रिएट करो कुछ अलग, जो और भी बेहतर हो। मैं तो कहूँ कि आप डायरेक्ट नियमितीकरण मांगो, काहे को अपन हाँ, इसकी तर्ज डायरेक्ट पे उसकी तर्ज। नियमितीकरण माना।
आप मांगो, कौन मना कर रहा है, सब मांगो, हम्म, बढ़िया बेहतर करे जो, हम उसके साथ। मगर एक कहते हैं ना, अगर विरोध वाली बात है तो ये तो गलत है कि आप किसी चीज का विरोध कर रहे हो, क्योंकि अ, आप सीधे 10वीं सीढ़ी मांग रहे हो तो ठीक है, हम्म, आपकी टांगे बड़ी हैं कि आप सीधे जंप लगाना जानते हो। भाई हमारे पैर छोटे हैं, हम पहली सीढ़ी चढ़ेंगे, फिर दूसरी चढ़ेंगे, फिर तीसरी चढ़ेंगे, फिर चौथी चढ़ेंगे। अगर आप 10वीं सीढ़ी चढ़ने के योग्य हो तो आप आपकी योग्यता साबित करो कि आप सीधे 10वीं सीढ़ी चढ़ सकते हो। ये चीज मेरे भी आई थी पहले। हम्म, एक साथी हैं, आपने जिस संघ का नाम लिया, उनके एक साथी थे, जो मीटिंग हो रही थी हमारी, जिसमें आप ही का जो महासंघ बनाया जा रहा था, जहीर हम्म, खान जी ने मेरे को भी निमंत्रण किया था, उसमें आप भी थे, देवाशीष भी था और कई अन्य साथी थे। जब आपने कहा था कि ये हम कुछ ऐसा महासंघ बना रहे हैं, जीवन जी आप भी मिलिए, हम्म। तो उस टाइम पे मैंने सहमति दी थी कि ठीक है। मगर उस समय ये बात जरूर एक साथी ने कहा था कि नहीं, इसमें नियमितीकरण नहीं है तो नहीं, हम्म, RLSTC लागू नहीं होगी। मैंने कहा भाई हम्म, ऐसा है कि, तो मैं सीधी सी उस टाइम पे भी उदाहरण ये दिया था कि भाई तुम्हारे पैर बड़े हैं तो तुम सीधे 10वीं सीढ़ी चढ़ जाओ, हम तो पहले से शुरू करेंगे और हमारी तो ये पहली सीढ़ी है। ऐसा है। तो जो तो जो करना चाहे अच्छा होना चाहिए कुल मिला के। अच्छा विरोध होना करके चाहिए। तुम, हाँ, हाँ, हम्म। विरोध करके आप कुछ मांगो तो वो तो गलत है। तो भाई साहब, ठेका कर्मियों को एक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, आपके हिसाब से देखो बताइए थोड़ा सा। देखो, ऐसा है कि सरकार भी कोई चीज का जागरूकता लाने के लिए सरकार को भी कई सारी चीजें करनी पड़ती है। मैं आपको उदाहरण के तौर पे देता हूँ कि वो मीडिया पे के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, या फिर नुक्कड़ नाटक करती थी, या फिर रिक्शे पे भोंपू लगा के वो चारों तरफ घुमाती थी। देखो, जागरूकता किसी भी तरीके से लाना जरूरी होता है। आपको याद हो कि जब तो इतना नेट नहीं था, मोबाइल नहीं थे, पल्स पोलियो के टीके लगते थे जब, हर तरीके से, तो ये तरीके होते थे कि जागरूकता किसी भी प्रकार से लाई जाए। ये जागरूकता लाना, अपने वर्ग में साथियों का साथ देना जरूरी है कि अपने साथी साथ दें, कि एक कड़ी से कड़ी बनती जाए और आदमियों को जागरूक करते जाएं कि जुड़ो, चाहे से किसी से भी जुड़ो, आपके ग्रुप से जुड़े हैं, हमारे ग्रुप से जुड़े हैं, ऐसा। और उन्हें बताया जाए कि देखो यार, कब तक अपन ऐसा करते रहेंगे, अपन एक मंच पे आए, एक उस पे आए, एक आवाज मिलकर उठाएं तो, बोलते हैं ना कि एक पत्थर जम के तुम उछालो यारो, आसमान में छेद होता है कि नहीं, देखो तो यारो। तो ये वाली चीज होती है। ऐसा है। बताइए लिया जी। एक छोटा सा सवाल और था, मैं बताइए। स्पेशल और स्पेशल मेरे कुछ अभी माइंड में आया है, सिर्फ कुछ सेकंड में ही। तो हम्म, हम शुरू से ये सुनते आए हैं कि गजेंद्र सिंह जी का जो महासंघ है हम्म, वह आपका काम करवा देगा, और कई सालों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन हम्म, आज तक वो काम नहीं हुआ। इसके पीछे का कोई छोटा सा, क्योंकि आप उनसे जुड़े हुए हो और हम्म, आपका लगाव भी है उनके साथ में, तो हम्म। उनकी सोच या सरकार की सोच क्या है क्या नहीं है, थोड़ी सी खुलासा हो जाए तो अच्छी बात है। देखो, गजेंद्र सिंह जी का महासंघ अपना काम करवा देगा, या मेरा संघ ये काम करवा देगा, या आपका महासंघ काम करवा देगा, ये कार्यों के ऊपर निर्भर करता है कि आपका महासंघ कितना कार्य कर रहा है, कितने ज्ञापन दे रहे हैं, कितने अधिकारियों से मिल रहे हैं। ठीक है। ये चीजें मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि कई काम बिगड़ते हुए मैंने देखा है। मैं आपको चीज बता देता हूँ कि मैंने कल परसों भी एक ज्ञापन दिया था, तो एक कोई फर्जी आदमी ने 10 आदमियों से साइन करवा के कागज पहुंचा दिया था सेम जगह पे। ठीक है। तो वो सामने वाले के पास में, जो सामने का अधिकारी है, वो सोच में पड़ जाता है कि यार इसकी सुनो या इसकी सुनो। ठीक है। हम्म, मगर हमारा जो कागज है वो पूरा लेटर हेड जाता है, हमारे संघ महासंघ का, गजेंद्र जी भाई साहब का भी पूरा लेटर हेड जाता है अच्छी तरीके से, और बाकायदा नाम नाम से हमें इज्जत दी जाती है अधिकारियों के पास में। तो ये हमारी कार्रवाई करने का तरीका है कि हम कार्रवाई कैसे करते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम अभी भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि गजेंद्र जी भाई साहब का महासंघ अपने उस पर कार्य नहीं कर रहा है। देखो, सोमवार सोमवार के दिन ही आएगा, मंगलवार मंगलवार के दिन ही आएगा। और आप थाली में से टुकड़ा तोड़ोगे, सब्जी में मिलाओगे और अपने मुंह तक लेके जाओगे, तभी आपका खाना मुंह में जाएगा। तो ये चीजें होती है कि आप प्रयास कितने कर रहे हो अपने कार्यों को लेके।
इससे आप डिसाइड कर सकते हो, जनता डिसाइड कर सकते हैं, अपने साथी डिसाइड कर सकते हैं कि कौन कितनी मेहनत कर रहा है और कब अपना काम होगा। तो नो डाउट इसमें कि हमारा महासंघ और गजेंद्र जी भाई साहब का संयुक्त महासंघ मेहनत कर रहा है, और आपको इसके जो है लाभ वो जल्द से जल्द दिखाई देंगे। हम आशा बताइए करते रिया हैं जी। कि जल्दी से जल्दी इस ठेका प्रथा का अंत हो। और हमारी वार्ता चल रही है आज जीवन सेजवाल जी के साथ। लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लोगों को ज्यादा से ज्यादा जोड़िए। ठेका प्रथा के अंत के लिए हम सबको एक होना पड़ेगा। इस लड़ाई को लड़ने के लिए सबको एक होकर बाहर निकलना पड़ेगा, तभी हम सरकार के सामने अपनी ताकत दिखा सकते हैं। क्योंकि जो आज की राजनीति है वह केवल और केवल अपने सर दिखाने की राजनीति है। तो जब तक आप सरकार के सामने ज्यादा से ज्यादा सर नहीं दिखाओगे, तब तक यह सरकार टस की मस नहीं होने वाली है। तो इलियास हमारी जी, वार्ता चल रही है जीवन सेजवाल जी से। अगला सवाल हम इलि- लेके आएंगे कुछ इलियास जी अनसुलझा एक सा। सवाल। लोग, भाई साहब, लोग हार के बैठ गए हैं कि भाई कितने दिन और इंतजार करें। एक सवाल है। एक दूसरा सवाल मेरा यह है कि आईसीटी कंप्यूटर लैब के जो कंप्यूटर अनुदेशक थे उनको 2023 में हटा दिया गया। तो इनके लिए क्या सरकार कुछ सोच रही है कि नहीं सोच रही है? देखो, जो काम होगा इसके आईसीटी कंप्यूटर अनुदेशक के मुकुल आचार्य जी हैं, जो इनके शायद प्रदेश अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष पदाधिकारी जो भी हैं। मुकुल आचार्य जी काफी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि मैं जब देखता हूँ सचिवालय में उन्हें आते जाते हुए, तो उनके हाथ में कागज रहते हैं और वो हमेशा कि आज इससे मिलना है, आज उससे मिलना है। तो मुकुल आचार्य जी बेहतर इनके लिए कार्य कर रहे हैं, क्योंकि इनको हटा दिया गया था। और आईसीटी कंप्यूटर अनुदेशक जितना एफर्ट और संघर्ष, मैं कहता हूं कि मुकुलाचार्य जितना संघर्ष कोई नहीं कर सकता। उस बंदे ने सचिवालय की टंकी नापी है, मैं आपको याद दिला दूं। तो हालांकि उनके इस कार्य के पीछे उनके ऊपर केस भी लगा हुआ है, और आज भी वो बगैर किसी पद पे रहते हुए, मतलब पद मतलब किसी भी प्रकार के कर्मचारी ना रहते हुए भी आज उस वर्ग के लिए वो काफी मेहनत कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। और हम आईसीटी वालों के साथ हम भी साथ दे रहे हैं। हम भी हर ज्ञापन में उनकी नियुक्ति और उनके अग्रिम प्रक्रिया में शामिल किए जाने वाली बात रखते हैं। एक इलियास जी, ये तो आपके सवाल का जवाब रहा। एक सवाल मैं भी आपसे करना चाहता हूँ। आपने जी। सवाल उठाया था अभी गजेंद्र जी भाई साहब के महासंघ पर, कि उनके अनुसार कि वो क्या कार्य कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो चलो ठीक है, वो तो राज्य के कर्मचारी से लेकर ठेका कर्मचारी, प्रदेश के सभी कर्मचारियों के हित में काम कर रहे हैं, और आप उनको आए दिन उनकी पोस्ट वगैरह कहीं ना कहीं कार्य करते हुए आपको उनको यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल, या फिर आपको किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप पे दिखाई दे जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपका भी एक महासंघ है, जी। एकीकृत, जो जिसमें आपने लिखा है कि 6 लाख कर्मचारी या 3 लाख कर्मचारियों से संबंधित या फिर समर्पित, या फिर, तो आपका हाँ, छह महासंघ क्या लाख कर रहा है? कर्मचारी, 3 लाख कर्मचारियों से जुड़ा हुआ महासंघ। हम्म। हाँ। तो आपके महासंघ की कार्रवाई और कार्य में जानना चाहता हूँ कि आप अभी क्या कर रहे हैं, क्योंकि मैंने मेरे संघ के कार्य अभी तक बता जी। दिए हैं। मैंने आज शायद हाँ, इस चीज का मैं आपको छोटा सा खुलासा कर दूं। जी यह महासंघ बनाने का डिसीजन क्यों लिया, क्या नहीं लिया, क्योंकि सबसे पहले मैं आपको शुरुआत से लेता हूं। शुरुआत से हर छोटे छोटे डिपार्टमेंट थे, वो अलग अलग संगठनों में बंटे हुए थे। तो इन संगठनों को एक करके कि भाई ठेका कर्मी की आवाज केवल ठेका कर्मी ही उठाए और ठेका कर्मी की बात आगे ठेका कर्मी रखे। क्योंकि जब बंद कमरे में बात होती है तो ठेका कर्मियों की बात को नीचे दबा दिया जाता है और ऊपर के जो महासंघ है वे अपनी बात मनवा लेते हैं। इसीलिए इस सोच के साथ एक महासंघ बनाया गया था, अखिल राज्य राजस्थान ठेका निविदा प्लेसमेंट एजेंसी कर्मचारी महासंघ। उस महासंघ में सबसे पहली मीटिंग हुई थी तो सचिवालय के पास में ग्राउंड में हुई थी, गार्डन में हुई थी। उसमें आप भी शामिल थे और आपके द्वारा अल्पहार करवाया गया था। और उसके बाद में 21 तारीख को हमारा धरना प्रदर्शन हुआ था। उससे पहले भी हमने सीएम साहब या डिप्टी सीएम साहब को कम से कम 10 से 15 ज्ञापन भी दिए थे और सीएम ओ भी जाके आए थे और सीएम हाउस भी जाके आए थे।
वहां के अधिकारियों से हमने वार्ता की थी। उसके बाद में महासंघ के जो पदाधिकारी हैं वह गए थे, वो 26 रुपए की मांग को लेकर श्रम विभाग में, वहां पर भी हमने मांग रखी थी, वहां पर भी हमने अधिकारियों से, आज आपको बता दूं मैं, जिस बात को नहीं कहना चाहिए वो बात है कि अधिकारियों से तू मैं भी हुई थी इस मैटर में कि आप क्यों नहीं बढ़ा रहे हो, ये हमारा राइट्स बनता है, हमारा हक बनता है। आज जब डीए केंद्र में बढ़ता है तो राज्य सरकार उसको आधे घंटे में, 2 घंटे में लागू कर देती है, लेकिन एक 26 रुपए बढ़ी हुई बात है, वो 1 जनवरी 2023 से लेकर आज तक नहीं हुई, 2024 खत्म होने वाला है तो भी इस मैटर में बात हुई थी। उसके बाद में हमने 21 तारीख को धरना प्रदर्शन किया था। 21 तारीख को धरना प्रदर्शन में हमने जोर शोर से प्रचार प्रसार सब कुछ किया था, हमारी पूरी ताकत लगा दी थी। उस धरने को लोग फेल करने के लिए इतने ज्यादा हो गए थे, कुछ ने तो कहा था हम उस धरने में आत्मदाह कर लेंगे, कुछ ने कहा हम अपने आप को आग लगा लेंगे। उसके बावजूद भी हमारे देखो, ऊपर मैं अधिकारियों का एक बात मैं आपको बता दूं, क्योंकि मेरा भी जी कई बार ऐसा आता है कि जीवन से जल विरोध में है किसी चीज के, तो शायद मैं आपसे ये चीज आप ही के मुंह से सुनना चाहूंगा, क्योंकि क्या मैं उस धरने में आया था? क्या मैं उस जी धरने हाँ, में आया था? हाँ तो आप क्या उस धरने में थे, आपको पूरी टीम उस धरने में थी, और आपकी सोच ये थी कि जहां भी ठेका प्रथा या आरएलएसडीसी का मुद्दा हो, वहां जीवन सेजवाल और जीवन सेजवाल की टीम सबसे आगे खड़ी होगी। तो क्या इसके लिए मेरा कोई मैं ऐसा आपको धन्यवाद करता हूं। जी, मेरा कोई ऐसा और उद्देश्य था कि मैं आपका कोई जो धरना था वो विफल करना है, या फिर उसको? नहीं, मैं आपके ऊपर नहीं, मैं यानी किसी दूसरे पर बता रहा हूं, किसी दूसरे संगठन के। कई संगठन या कई लोग जो अकेले लड़ाई कर रहे हैं, वो भी उस धरने को असफल बनाने के लिए पूरे प्रयासरत थे, और ग्रुपों में ऐसा मैसेज भी चलाया गया था कि अपना काम 100% हो गया ये धरना के बगैर ही। उसके बावजूद लोगों का ध्यान आकर्षण उस साइड हुआ, और धरने की हमें 500 लोगों की परमिशन मिली थी। वह लेटर पता नहीं किसने पढ़ा या नहीं पढ़ा, तो लोगों तक यह बात पहुंच गई कि 500 से अधिक जाते ही वहां पर पुलिस की कुटाई होगी। तो लोग उस धरने में नहीं आए, केवल 500 लोग तक ही सीमित रहे। ये पता नहीं कि कर्मचारियों की गलती सी या हमारे पदाधिकारियों की गलती कि हमने पूरा प्रचार प्रसार नहीं कर पाए। उसके बावजूद वहां की जो पुलिस की टीम थी वह हमें ले गई, हम अधिकारियों से मिलके आए। उसके बाद में सरकार पूरी तैयार थी, सरकार पूरी तैयारी के साथ, यहां तक ये बात आ गई कि वहां के जो एमएलए और एमपी थे वो भी हमसे मिलने के लिए तैयार थे। तो आप उस दिन मौजूद थे, आपको पता होगा कि सोजत की विधायक ने खुद ने हमें इनवाइट किया था कि आप आओ और देखो, क्योंकि उनके कानों तक यह बात पहुंच गई कि ठेकाकर्मी एक हो चुका है और ठेकाकर्मियों की बहुत ज्यादा तादाद यहां पर आएगी। क्योंकि जब मैं सुबह 7 बजे धरना स्थल पर पहुंचा तो वहां पर कम से कम 20 से 25 लोग धरना स्थल पर सोए हुए थे। तो वो बात पुलिस के थ्रू उन तक आगे पहुंच गई कि यार आज भीड़ ज्यादा होने वाली है। अब उसके बाद में धरना खत्म हो गया, सब कुछ हो गया, सरकार से हमने वार्ता कर दी और कर दी। उसके बाद में भी जो हमारे पदाधिकारी है या हमारे कोर कमेटी सदस्य है जाहिर अहमद, जो आपसे बार बार मिलते भी होंगे, चर्चा भी चलती होगी, जाहिर अहमद भाई साहब और उनकी टीम, हमारी टीम बार बार सीएम आवास भी गई थी, वहां पर अधिकारियों से भी मिले थे। और रही बात श्रम विभाग में जो न्यूनतम मजदूरी दर बढ़ाने की बात, उस पर भी हमारी चर्चा हुई थी। और जहां भी सीएम या डिप्टी सीएम जाते हैं तो महासंघ कर्मचारियों के जो कोर कमेटी सदस्य हैं या और कोई है या जो कर्मचारी जुड़े हुए हैं वो वहां पर उनको ज्ञापन देते हैं, और बार बार मिलने की कोशिश की डिप्टी सीएम से और सीएम से खुद से। और आपने देखा भी होगा, जाहिर भाई का एक वीडियो, छोटा सा वीडियो भी आया था और उनकी फोटो भी आई थी, जब सीएम साहब एसएमएस हॉस्पिटल में गए थे अपने रूटीन चेकअप के लिए, तो वहां पर भी महासंघ के जो सदस्य हैं उन्होंने खुलकर उनसे बात की। तो उन्होंने मौखिक रूप से कहा था कि आपके लिए कुछ अच्छा होगा। तो आप मेरी बात से संतुष्ट हैं या नहीं है जो मैंने ये जवाब दिया उससे?
ये बात नहीं, ओरिजिनलिटी है और 100% सत्य है। मैं सारी चीजें आपने जितने बताया, मैं सारी चीजें मेरे को ध्यान है कि आप जहाँ जहाँ गए थे, आप विधायक साहब के पास गए, आप सीएम साहब के पास गए, सीएम साहब एसएमएस आए थे, मैं आपसे, आप लेबर में भी गए थे। मैं बात ये कह रहा हूँ कि देखो, एक होता है कि अपन ने अधिकारी को या किसी मंत्री या किसी विधायक को ज्ञापन दे दिया, कार्रवाई वहीं पे खत्म नहीं होती। हम भी जब कोई ज्ञापन देते हैं या फिर कोई भी पत्र किसी अधिकारी को प्रेषित करते हैं, तो उसके बाद की प्रक्रिया होती है फॉलो अप की। हम उसकी जानकारी करते हैं पत्र की, कि अगर मैं मुख्यमंत्री कार्यालय में कोई पत्र दिया, या मान लो, चलो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि मैंने सुमित गोदारा जी जो मंत्री हैं उनको ज्ञापन दिया, ठीक है। उन्होंने ज्ञापन पे एक चिट्ठी बनाई जो भेज दी प्रशासनिक सुधार विभाग के अधिकारियों को, जिस पर टिप्पणी मांगी गई थी। उसके बाद में आप के पत्रों का फॉलो अप बराबर करते हैं? क्योंकि जैसे मैंने जी आपको बता हाँ, दिया, तो आप सारे फॉलो अप पत्रों का बताए। फॉलोअप करते हैं, सारे पत्रों के वापस जवाब देते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले हमारे जो कोर कमेटी सदस्य हैं वे सुधांशु जी पंत से मिले हैं और हम्म। उनसे पूछा था, तो उन्होंने खुलकर कहा था कि सीएम साहब के पास में आपकी फाइल गई गई हुई है और वह मेरे पास आते ही मैं 15 मिनट में या 5 मिनट में उस पर सिग्नेचर करके आगे भेज दूंगा। देखो, उसमें मैं आपको वापस से बात बताता हूँ कि चीफ सेक्रेटरी साहब की उस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता है या नहीं है, ये डिपेंड करता है। आप हमेशा, मैं आपको बात बता रहा हूँ कि आप हमेशा बता रहे हो उच्च स्तर के अधिकारियों की बात कर रहे हो, जैसे आप बता रहे हो चीफ सेक्रेटरी साहब, आप कह रहे हो विधायक साहब, आप कह रहे हो मुख्यमंत्री साहब, आप निचले स्तर के, आपने एक भी अधिकारी का अभी तक मेरे को नाम नहीं बताया कि उससे नीचे का जो पैनल है, क्या आपने उस वहां पे फॉलो। देखो इलियास भाई, मैं ये नहीं कह रहा कि आप संघर्ष कर रहे हैं, मैं सही दिशा में संघर्ष करने की बात करता हूँ। सही दिशा में संघर्ष ये होता है कि आप उच्च स्तर के अधिकारी को कोई भी पत्र दे रहे हो, ज्ञापन दे रहे हो, उसके बाद में उसका वो बनता है, रूपरेखा बनती है कि वो पत्र उतर के नीचे आएगा, फिर उसके बाद में निचला अधिकारी आएगा, फिर उस पर जो भी लास्ट स्टेज पाएगी वहां पे टिप्पणी की जाएगी, टिप्पणी के बाद में उस पर फिर प्रोसेस होगा, फिर प्रक्रिया होगी। तो इस चीज के होता है, सिर्फ ज्ञापन देने से कार्रवाई या कार्य पूर्ण नहीं जी होते, फॉलो अप से कार्य पूर्ण होता है। हाँ, जी तो हम, मैं मैं इसके आपसे बात का खुलासा कर दूं आपको। मैं इलियास भाई, मैं आपसे स्पष्ट रूप से कहता हूं कि आपका महासंघ किस प्रकार से फॉलो अप कर रहा है, ये मेरे से बेहतर कोई नहीं बता पाएगा। आप वाकई पत्र देते हो, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। आप जितने भी उच्च स्तर के अधिकारी हो वहां पे पत्र दे देते हो, वहां पे आप अपना काम खत्म मानते हो। आपका फॉलो अप करने के लिए आपके महासंघ से पहले जहीर खान जी आते थे, आजकल वो भी सचिवालय में नहीं आ रहे हैं। और फॉलो अप तो आपको पता है कि आपको सचिवालय में ही करना पड़ेगा। और आपकी उपस्थिति कितनी है, कितनी नहीं है, इसकी जानकारी हमें हमेशा रहती है कि आज आपने कहाँ पे जाके फॉलो अप किया। पहले मैं खुद जहीर जहीर खान जी से बताता था कि जहीर खान जी जैसे ही आते थे मैं बोलता था, जहीर जी वहां पे पड़ी है ना फाइल, तो आप जाओ, तो वहां पे ये है, मैं जाया, एक बार आप भी जाया ना, या आप जहीर खान जी से पूछ लेना। बीच में जरूर जहीर खान जी और मेरे वैचारिक गतिरोध आया था, उन्होंने कोई बात ऐसी कर दी थी जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। और ये बात उन्होंने उस शख्स के साथ मिलके की थी जो जिन्हों का आपने देखे होंगे वीडियो। और मेरे को कहते हैं ना कि आप सब कुछ करो, टांग खिंचाई मत करो, आप आपका काम करो, मैं मेरा काम करता हूँ, आपको मेरे से मदद चाहिए मैं जरूर दूंगा। तो वैचारिक गतिरोध के बाद में जरूर मेरी जहीर खान जी से आज इतनी बातचीत नहीं होती है। मैं, आपका फोन आता है, आपसे बातचीत हो जाती है। और इसमें ऐसा नहीं है कि मैं आपसे किसी तरीके की ईर्ष्या, मतभेद या कोई इस तरीके की बातें कर रहा हूँ। मैं आपसे बिल्कुल आपसे बताता हूँ कि ऐसा है, ऐसा होने वाला है, ऐसा हम कर रहे हैं, ऐसा प्रयास कर रहे हैं, और ये चीज हम कोशिश कर रहे हैं कि ये लेके उठेंगे। बताइए। जी, मैं एक चीज और बता दूं, यह संगठन महासंघ हम्म। कोई अकेले जाहिर अहमद का या इलियास मोहम्मद का या जोत सिंह का या वीरेंद्र शेखावत 108 का या 112 जय सिंह का या करसनकांत लवानिया दूध डेयरी का किसी का भी नहीं है। यह इलियास जी, महासंघ, इलियास जी, एक चीज, एक सेकंड, आपने एक नाम लिया भी, जोत सिंह सोबरवाल जी, जोत सिंह सोगरवाल, वो आपके महासंघ में है? जी हमारे महासंघ में है। उन्होंने भारतीय मजदूर संघ से कुछ, उनकी और उनके दोनों की माइंड की अलग थी। भारतीय मजदूर संघ चाह रहा था आरएलएसडीसी नहीं हो, लेकिन कुछ टाइम पहले जोत सिंह भी नहीं चाह रहे थे आरएलएसडीसी नहीं हो। लेकिन जी। जब उन्होंने आरएलएसडीसी के बारे में समझा कि यार ठेका प्रथा बंद करके ये एक बार आ जाए,
तो 3 लाख कर्मचारी एक होकर एक साथ लड़ाई लड़ेंगे तो जल्द ही नियमितीकरण होगा। इसलिए उनकी थोड़ी सी सोच चेंज हुई है और वो अच्छा, आरएलएसडीसी चेंज के हो गई पक्ष ना, में है। वही मैं पूछ रहा था, तभी मैंने आपको बीच में रोका कि मानसिकता चेंज हुई है कि नहीं हुई है, क्योंकि आपने जैसे नाम लिया तो मेरे को इतना जरूर मैंने पता है कि बता जोर दिया, से। हाँ। आज एक संगठन या एक संगठन का पदाधिकारी मर जाए तो ये थोड़ी होता है कि संगठन बंद होता है। महासंघ में कोई भी पदाधिकारी नहीं है, सब कोर कमेटी सदस्य। आज खुदा ने खास्ता इलियास मोहम्मद के साथ में कुछ हो जाता है तो भी महासंघ संभालने के लिए जीवन सेजवाल है। जीवन सेजवाल और इलियास मोहम्मद खान के साथ में कुछ हो जाता है तो ही महासंघ का कोई तीसरा सदस्य है जो संभाल सकता है। महासंघ केवल एक का नहीं है, महासंघ बनाने का केवल एक ही कारण है, ठेका प्रथा का अंत, ठेका कर्मियों के लिए आवाज उठाना और जो ठेकेदारों द्वारा या अधिकारियों द्वारा जो शोषण किया जाए उसको बंद कराने का काम महासंघ के लिए मेन बनाने का मेन मकसद यही था। अच्छा, एक शक और एक शंका आपके महासंघ पे मेरी एक और है जी कि देखो, आपने जैसे नाम गिनाए तो आपका महासंघ, जैसे आपने विजेंद्र जाखड़ जी हैं आपके महासंघ में, वीरेंद्र जाखड़ है हमारे महासंघ में, देवाशीष सेन जी हैं आपके उसमें महासंघ देवाशीष में, भी है। ठीक है, इलियास जी आप तो है ही हैं, जोत सिंह सोबरवाल जी बीएमएस से हो गए, और उसके बाद में भी अलावा जहां तक मैं नाम अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ कि आपके महत्वपूर्ण जितने भी पदाधिकारी है वो आपके संघ से जुड़े हुए जी हाँ, समझ रहे जुड़े हुए हैं। हैं जी, बिल्कुल जुड़े हुए। अब जैसा कि मैं आपसे जो पहले मैंने आपको समर्थन दिया था आपके महासंघों की, चलो ठीक है आप बना लीजिए जो भी करना चाहते हो, उस समय एक मेरे से बात कही गई थी कि आपको महासंघ के निर्देशानुसार और महासंघ के कहे अनुसार ही जीवन जी आप काम करेंगे। मैं अगले दिन ही मैं बोल दिया, मैंने कि तुम तुम्हारा महासंघ संभालो, मेरा संघ तो पहले रजिस्टर्ड है। तो मैं आपसे एक चीज शक और शंका ये है कि आपने, जैसा कि प्रदेश के जितने भी मुख्य जो पदाधिकारी हैं जो पदाधिकारी हैं। अपने 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 क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहे हैं, जैसे मैं ज्यादा के तो नहीं बताऊंगा, विजेंद्र जी जाखड़ हैं अच्छा कर रहे हैं विद्युत में कार्य, देवाशीष सेन है चिकित्सा में कोटा से, मेरे जो भी साथी हैं, ठीक है, आपने जोधपुर उदयपुर के जो भी उनको कर रखा है। अब आपने आज भी यही नियम लगा रखा होगा शायद उनके ऊपर कि भाई आप महासंघ के निर्देशानुसार ही कार्य कर रहे हो, क्या आपने नियम लगा रखा है ऐसा? जी, ऐसा हमारा कोई नियम नहीं लगाया है। हम तो ये चाहते हैं कि भाई जहां भी आपको दिखे कि यहाँ से हमें फायदा होगा, यहाँ से हमारी बात पहुंचेगी, वहां से आप जाओ और सरकार तक हमारी बात पहुंचाओ। और ये होना चाहिए कि महासंघ के लेटर पैड पर पहुंचेगी तो महासंघ मजबूत होगा। अच्छा, तो महासंघ का कोई भी एक मैं यही तो पदाधिकारी कह रहा नहीं हूँ, है। मैं यही तो कह रहा हूँ कि ये महासंघ अच्छा करते करते कहीं गलत नहीं करने लग जाएगी। आपने एक बंदर बाट लगा दी है, आपने इस महासंघ के नाम पे पूरे जितने भी, देखो मैं मेरी शंका बता रहा हूँ, एक्चुअलिटी आप क्लियर कर लेना कि इस महासंघ में जो आपने बंदर बाट लगाई है, जिसमें जितने भी अच्छे जो भी कार्यकारी कर्मचारी कार्यकर्ता पदाधिकारी है, उनको आपने एक घेरे में रोक दिया है कि आप महासंघ के साथ या महासंघ के लेटर हेड पे या फिर महासंघ के, जैसे अगर आपका महासंघ किसी चीज को गलत ठहराता है, जैसे कि आपकी बातों से लगा कि आपके विचार गजेंद्र जी से नहीं मिल रहे हैं या उस महासंघ से नहीं मिल रहे हैं, तो या फिर मेरे संघ से नहीं मिल रहे हैं, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि सिर्फ आपके महासंघ के वैचारिक गतिरोध आप उनके ऊपर थोप तो नहीं रहे हो कि जी जैसे नहीं। हम नहीं चाह रहे, जैसे आपका महासंघ नहीं चाह रहा कि इस आदमी का साथ देना है या इस संघ का साथ देना है, इस महासंघ का साथ देना, तो आप नहीं दोगे, तो अगर दोगे तो आप हमारे महासंघ से हट जाओगे, तो ऐसा तो नहीं हो रहा। जी नहीं, हमारी, देखो आप, मैं आपको बात बता दूं, आज के एक दिन पहले या 2 दिन पहले, जैसे आप हमारे साथ में लाइव जुड़े हुए वैसे हमारे साथ में थे कालू राम जी गर्ग। कालू राम जी गर्ग है, वो ठेका कर्मियों के लिए लड़ रहे हैं और विद्युत विभाग से बिलोंग करते हैं, लेकिन वह भारतीय मजदूर संघ से जुड़े हुए हैं। हमने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उनसे जुड़े रहो, लेकिन ठेका प्रथा के अंत के लिए और इस शोषण से मुक्ति के लिए आपको बार बार लड़ना पड़ेगा, चाहे किसी के साथ में आओ। तो उस टाइम हाँ,
अभी आपका एक प्रोग्राम देख रहे हैं आईसीटी लैब के रामकरण जी सैनी, वह भी बार बार आवाज उठा रहे हैं। आप उनसे भी वार्ता करके पूछ लो, हमने कभी भी किसी भी पदाधिकारी को यह नहीं कहा कि आपको उस महासंघ में मिलना है या नहीं मिलना है। क्यों? क्योंकि नहीं, गतिरोध देखिए इलियास भाई, गतिरोध कभी भी पैदा हो जाता है। मैं तो यूं बोल रहा हूँ कि मैं आपके महासंघ में सम्मिलित नहीं हुआ, इसका भी गतिरोध आपने काफी फैलाया है इस चीज को, कि इसने पहले तो बोल दिया था कि ये जुड़ेगा, बाद में ये अलग हो गया, दूसरे दिन मना कर दिया, ये अपनी बातों पे नहीं टिकता, ये नहीं टिकता। मैंने शायद आज इस बात को क्लियर करा है और इतने जहीर खान जी के इतने आरोपों के बाद में कि भाई मेरा तो पहले ही रजिस्टर्ड था। मैं तो एक यूनिटी की, चलो यूनिटी मजबूत होगी, आपके साथ में आपका समर्थन देने के लिए आया था, जिसमें आपने एक लेटर हेड बनाया था, जिसमें भी राजनीति हुई थी, जिसके बाद में सिर्फ आप एक कागज पे आपकी मीटिंगों में आप राजनीति सिर्फ कागज मीटिंगों तक सीमित हुई, तो मेरे को नहीं पसंद आया। भाई काय की मीटिंग, कैसी मीटिंग, काम करना है मेरे को करना है, तुम करो तो तुम्हारा देखो, साथ, नहीं करो तो आप बोलते हो शांति की, मैं तो अशांति की बात करता हूँ। मैं तो बोलता हूँ हुल्लड़ मचाओ, कुद्दड़ मचाओ, जितना मचा सकते हो। मैं अलग टाइप का आदमी हूँ, मेरे नहीं मिलते विचार। मैं अकेला अपने आप में बढ़िया, तो अकेला जो अपने आप में लेटर बढ़िया। और मीटिंगों की बात है हम्म, उसका भी मैं आपको हम्म, खुलासा कर दूं। हमेशा हम्म, मीटिंग लेकर लेटर रख कर, जब तक हम एक दूसरे से वाद विवाद नहीं करेंगे, जब हम एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, हमारी सोच नहीं रखेंगे और सारे एक मिलकर नहीं रहेंगे, तब तक आप एक नहीं हो सकते। आपको मीटिंग करनी पड़ेगी, आपको लेटर चलाने पड़ेंगे, लेटर पे नामकरण करना पड़ेगा। आपने देखा होगा सबसे पहले लेटर तैयार हुआ था तो मेरा नाम दूसरे या तीसरे नंबर पर था, आपने खुद ने देखा होगा। देखो मैं मेरी ये बात चीज का बता कोई रहा हूं, मैं नहीं, एक मिनट आप मेरी बात सुनो। इलियास जी, हाँ इलियास जी, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि मेरा नाम दूसरे नंबर पे, मेरा नाम तीसरे नंबर पे। मैं मैं तो बता रहा कहता हूं। हूँ, मैं तो ये कहता हूँ, सुनो मेरी बात, मैं तो यूं बोलता हूँ ना कि आप बात करते हो प्रतिनिधित्व की, अगर आप महासंघ भी बना रहे हो ना, आप बना लिया आपने, चलो 200 कर्मचारियों का एक महासंघ बना दिया, मैंने तो आपका लेटर हेड देखा भाई साहब, वाकई उसमें बहुत नाम थे। मैं कहता हूं कि नाम, आप यूं बोलते हो कि इन सबों की आपसी सहमति, तो इन सबों की आपसी सहमति पे भी एक सिंगल आदमी होना चाहिए। आप सब सदस्य हो, चलो आपने मान लिया कि सभी सदस्य हो, आप सबों को बराबर तवज्जो दे रहे हो, तो 200 आदमी करके किसी भी चीज का साथ दे सकते हैं, मगर लक्ष्य के निर्धारण करने के लिए एक आदमी होना चाहिए, कहीं पे भी हो। आज मान लो कि मेरे 800 लक्ष्य कर्मचारी। निर्धारण भाई साहब, लक्ष्य निर्धारण तब होगा जब सबकी सोच मिलकर एक होगी और उस पर सहमति बनेगी आप कि यार समझ नहीं ये पा रहे, लक्ष्य होना मैं ये चाहिए। नहीं, नहीं लक्ष्य तो सबों की सहमति से बन गया कि ये हो गया, मगर पहल तो आदमी एक ही करेगा ना, समझिए मेरी बात को। आप 200 आदमी जितने भी हैं, शायद आपके कितने हैं ये सदस्य, कितने टोटल, आप संख्या बताओ एक बार। लगभग 8 से 10 सदस्यों की संख्या है। नहीं, आपके लेटर हेड में नाम ज्यादा है। लेटर हेड में हमारे 15 से 20 नाम है। नहीं, मेरे हिसाब से 30 है, 25 से 30 है। हाँ, 25 से 30 मान सकते हो आप। आप सुनिए मेरी बात को, आप 30 नाम आपने लेटर हेड में डाल दिए, ठीक है, 30 आदमियों को आप मीटिंग कर रहे हो, 30 आदमियों से सहमति मांग रहे हो, 30 आदमी। मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ कि आपने जो धरना प्रदर्शन किया था, आपके पास वो 30 आदमी थे क्या उस समय, जो आपके लेटर हेड पे थे? मैं आपसे कहता हूं कि आपके ही आदमी आपके धरना स्थल पे नहीं आए थे, तो आप इस संघ को कैसे महासंघ और इस चीज को कितना वो कह इस सकते हो? इस धरना ये धरना प्रदर्शन हमारे लिए एक एग्जाम भी था कि भाई जिन लोगों ने अपना नाम महासंघ में जुड़ा दिया, ठीक है, और वह धरने में नहीं आए, तो तो फिर उन आपने काटा लोगों छाटी से चालू हमने कर दी वार्ता होगी। भी की थी फिर कि वो भाई धरने में क्यों नहीं आए। फिर आपने इस चीज की कई काटा छाटी कई चालू लोगों कर दी की होगी। कुछ प्रॉब्लम भी थी, लेकिन उनके आदमी हमारे पास में आ गए। जैसे आईसीटी के हैं, आईसीटी रामकरण जी दैया ने अपना नाम जुड़ाया, लेकिन उनके कोई प्रॉब्लम हो गई तो वो धरने में नहीं आए, लेकिन धरने में मुकुल जी आ गए। मुकुल ठीक जी है, तो जो आपके महासंघ में है ही नहीं। महासंघ में नहीं है, लेकिन आईसीटी लैब के जो अच्छा एक बात रामकरण जी बताओ दैया इलियास का जी, नाम है। इलियास जी एक बात मैं आपसे, आपने मुकुल जी का नाम लिया था, मैं आपसे यूं पूछना चाहता हूँ कि मुकुल जी को क्या आपने निमंत्रण दिया था? निमंत्रण हमने सभी ठेका कर्मियों को दिया था और सभी ठेका नहीं, मैं कर्मियों के आपसे पूछ रहा पदाधिकारियों हूँ को कि दिया था। आपने निमंत्रण मुकुल जी को दिया था क्या? इसमें निमंत्रण की भाई साहब जरूरत नहीं है, ये ठेका नहीं, पट्टा आप के किसी लिए लड़ाई है और नहीं ठेका नहीं पट्टा नहीं नहीं, लड़ाई में गलत सबको गलत, खुलकर ये आना गलत पड़ेगा। बात। आप पदाधिकारी को पदाधिकारी की अगर इज्जत नहीं दोगे, तो फिर वो महासंघ की कभी भी सफल नहीं होगा। आपको मैं ये भी याद दिला देता हूँ कि आपके यहाँ से निमंत्रण मुझे भी नहीं मिला था।
समझ रहे हो मेरी लेकिन बात को? आपने नहीं, आपने मेरी क्या बात सोच कर सुनिए। आए कि ठेका मैं प्रथा आपको की लड़ाई साथ के लिए मुझे आगे आना है? अब आप निमंत्रण की बात करते हो कि जब मैंने धरना प्रदर्शन किया था गजेंद्र जी के नेतृत्व में, गजेंद्र जी भाई साहब के नेतृत्व में, जब मैंने निमंत्रण दिया था, बाकायदा मैंने बुलाया था कि चाहे से गतिरोध कितने हो, अब मैं नाम गिनाता हूँ। ये जहीर खान जी को मैंने पर्सनल फोन करके बोला था। मैंने मोनू चौधरी जी को कॉल किया था, जिस पे तो बहुत कंट्रोवर्सी करी। बाय गॉड, मैं उसके बाद में तो मैं खुद सोचता हूँ कि भाई, एक तो नौता दे के बुलाया है, उसके बाद में भी कंट्रोवर्सी हो गई थी। उसके बाद में भी शायद मैंने जितने भी पदाधिकारी जयपुर के थे और या बाहर के थे जो एक्टिव थे, उनको मैं बाई कॉल करके मैंने बुलाया। शैलेंद्र था बीसलपुर परियोजना का, नाथू सिंह जी थे, देवाशीष जी थे, तुम्हारे अनीश राज जी वहाँ के थे, यश जोशी जी थे, तेजपाल जी थे, तेजपाल जी आए थे जोधपुर से, और जितने भी समग्र शिक्षा अभियान के थे, हल्ला बोल के थे। तो मैंने जितना हो सकता था, मैंने पदाधिकारी को एक रेस्पेक्टिवली तरीके से मैंने आमंत्रित किया था कि आइए, मंच साझा करूंगा, आप बैनर पोस्टर लेके आइए, मैं आपको स्थान दूंगा बैनर पोस्टर लगाने के लिए, मैं आपको जो मेरी इज्जत होगी उससे ज्यादा। मैंने माइक कम पकड़ा था उस दिन, आप पूछना आप मेरे उसकी, मैं माइक में कम बोला। मैंने सबों को हक अधिकार दिया था कि आप आए हो, आप बोलिए, जितना बोल सकते हो, और जितनी अच्छी यहाँ से गूंज उठेगी उतना बेहतर होगा। और मैं आपको बताऊं कि उस धरने से हम काफी बेनिफिट लिए थे। उस समय निर्देश फाइल कंप्लीट नहीं हुई थी, और आज हम फाइल कंप्लीट करवा के सीएमओ में बैठे हुए, और ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। एक टारगेट हमने हमारे मन में रख रखा है, एक टारगेट, एक दिनांक हमने फिक्स कर रखी है हम सभी साथियों ने, गजेंद्र जी, नाथू जी, अपने शैलेंद्र भाई, मैं, और जितने भी हैं मेरे साथी जो मेरी सेम विचारधारा पे काम करते हैं, और यूं बोलते हैं कि जीवन तू चल, आगे हम तेरे साथ हैं, और जहां तेरा मन करे ना हमें ले चलना, और जहां तेरा मन करे ना हमें पीछे छोड़ देना। जब तेरे को अकेले जाना हो अकेले जाना, और जब तेरे को हमारे साथ की जरूरत होगी हम वहां पे खड़े होंगे। मैं आपको कई बार फोटो भेजूंगा जिसमें मेरे साथ कई बार तो 50 से 60 आदमी दिखेंगे, और कई बार मैं अकेला दिखूंगा, कई बार मेरे पास 7 आदमी होंगे, कई मेरे साथ 20 आदमी होंगे, और कई मेरे पूरा रेला मेरे पीछे होगा। तो ये एक तकनीक होती है। एक आप कोई भी संघ, महासंघ, या किसी भी पदाधिकारी के रूप में आप काम कर रहे हो, तो नेतृत्व तो अंत में सिंगल होना चाहिए, एक तो ऐसा होना चाहिए। आप महासंघ के जितने भी कोर कमेटी के सदस्य हो, मैं आपको एक सुझाव दूंगा कि एक पक्ष, एक आदमी, एक नेतृत्व वहां पे भी आप बनाओ, कि जो भी हो उसको आप आगे करो, और मेहनत से उस चीज का अनुमान लगाओ कि वो व्यक्ति कौन होना चाहिए। मैं नहीं कहता कि वो इलियास खान हो, मैं नहीं कहता कि जहीर खान हो, नहीं कहता मैं जाखड़ हो। आप मेहनत से बताओ कि कौन इतना एक्टिव है। एक बीच में मैंने अभी देखा था, एक वीडियो था जिसने भाई, अलवर का है शायद वो आदमी, मैं नाम बोल रहा हूँ, उसके वो गजेंद्र जी भाई साहब का बहुत वो जब भी नाम लिखता है गजेंद्र जी का साथ में नाम लिखता है, और उसने ज्ञापन देना चालू किया, और उसने तहसीलदार एसडीएम लेवल से लेके मेरे ग्रुपों में कई बार आया। मैंने उस व्यक्ति को पर्टिकुलरली बोला कि मैं भाई आपके इस कार्य से इतना व्यक्तिगत तौर पे इतना इम्प्रेस हूं कि मैं खुद फैन हो गया, क्योंकि इस प्रकार की मेहनत, लाजवाब, बेहतरीन, सबसे शानदार उसने मेहनत करी। और मैंने उससे बोला कि भाई मैं आपको जिला प्रभारी बनाना चाहता हूँ मेरी यूनियन से। उसने मेरे को जवाब दिया कि मैं गजेंद्र जी भाई साहब का के ही नेतृत्व में काम करता हूँ, मैं वो ही है मेरे, और मैं आपका, उन्होंने साथ में लिखा कि मैं जीवन जी आपकी भी इज्जत करता हूँ, मगर मैं आपका कोई भी पद स्वीकार नहीं कर पाऊंगा। तो पद जरूरी नहीं होता, काम करने की इच्छा जरूरी होती है। अगर साथियों में काम करने की इच्छा है तो आप, हम अपना हक जरूर लेके उठेंगे। जी, तो बताइए लिया जी। एक सवाल ले लें इससे पहले। बताइए सर। हीरालाल जी नाइक का एक सवाल आया था, अगला कदम क्या होगा सर आपका? अगला कदम मैंने आपको बता दिया कि अगला कदम हमारा दूसरे कदम सीधे क्या आरएलएसडीसी के कोई पास ही आंदोलन पहुंचे। करेंगे, या कोई धरना प्रदर्शन करेंगे, या सरकार तक ऐसे ही आप अपनी बातें रखते जाओगे? नहीं, आंदोलन, बड़े स्तर पे आंदोलन, मैं तो कहता हूँ महाहड़ताल करो, दे दो मेरा साथ। मैं कहता हूँ कि राजस्थान में एक बार वापस से
एक बड़ा आंदोलन करके आप दिखाओ कि भाई ध्यान आकर्षण करना है अपन को। करना क्या है? राजस्थान सरकार हाँ, और ध्यान जनता, आकर्षण करना है। भाई राजस्थान सरकार का ध्यान आकर्षण तो अपन ने कर लिया। जनता के सामने भाई सरकार भी तो यूं बोलेगी ना, जनता के सामने कोई चीज होती है तब कि हम कोई चीज स्थिति क्लियर कर दिया, हमने किसी का भला कर दिया, तो जनता को भी तो पता होना चाहिए ना कि कोई आंदोलन हो रहा था, जैसे अभी रेजिडेंट उनका वो आया था, ये करते हैं हड़ताल वगैरह करते हैं, तो जनता को भी तो पता पड़ता कि अरे यार ये कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और काम रोको सरकारें आंदोलन, यानी आपका मेन उद्देश्य काम रोको आंदोलन। काम रोको नहीं, मेरा उद्देश्य यह है कि आप किस तरीके से जनता के सामने और किस तरीके से सरकार के सामने अपना पक्ष रखते हो, ताकि सरकार भी इस चीज को समझ पाए कि इससे जनता प्रभावित हो रही है और राजकार्य प्रभावित हो रहा है। इस चीज का ध्यान आकर्षण आप किस प्रकार से कर सकते हो, मैं उस बात पे कह रहा हूँ इलियास जी, कि तब जाके सरकार आपका जल्द आपके कार्य समस्याओं का निस्तारण कर सकती है। और रही बात हमारी, तो हम ज्ञापन कागज और जो होता है ना, पर्टिकुलर एक बहुत छोटी सी चीज से लेके बड़ी चीज करते हुए हम सरकार के सामने कि ये समस्या आपके लिए इतनी सी है, देखो हम बताते हैं कितनी बड़ी, तो ऐसे कर करके हम, आप बोलते हो ज्ञापनबाजी, ज्ञापनबाजी लिखा हुआ देखो, अशोक गहलोत साहब जब भी होता है, आपने अखबार में पढ़े होंगे कि पत्र लिखते थे वो दिल्ली सरकार को, प्रधानमंत्री कार्यालय में सीधे पत्र लिखते। तो कागज और कलम ये तो आपका सबसे बड़ा अधिकार है। अगर आप लिखने में और अपनी चीजों को जानने में बेहतर हो ना, तो आप एक कागज और एक कलम से भी बहुत सारी चीजें ले सकते हो। तो वो तो हम कर ही रहे हैं। हम बिल्कुल एक एक चीज, हम रोज आरटीआई मांगता हूँ, मैं खुद की बताता हूँ कि मैं आरटीआई मांगता हूँ, डीओपी की, फाइनेंस रूल्स की साइटें पढ़ता हूँ। कई भी जो भी मेरे साथी मेरे को मैसेज कर देते हैं कि फलाना मेरे साथ ऐसी चीज है, तो मैंने कहा तू तेरा कागज भेज मेरे को, तेरी हाजिरी भेज, तेरे टेंडर के नियम भेज, निविदा के भेज, निविदा शाखा भेज। तो उनको स्टडी करके चीज एक प्रारूप दिमाग में बनाता हूं मैं खुद, और उसके बाद में मैं सीधे जो भी सक्षम स्तर के अधिकारी उनके समक्ष रखता हूँ कि देखो भैया तुम्हारे सामने तो ये है इतनी सी चीज, और हम आपका इसका विश्लेषण करते हैं कि ये है। तो ये एक समस्या है, और सरकार का कार्य है कि आप सुशासन की बात करते हो, आप विकसित राज्य बनाने की बात करते हो ना, तो आपको इसका समाधान निकालना ही पड़ेगा। ये मेरा तरीका है काम करने का। बाकी अगर आपको जल्दबाजी, हालांकि समय इतना ज्यादा हो गया, तो अगर आप जल्दी काम करना चाहते हो तो उसके लिए तो आपको सरकार को एकदम से होता है तो ना, एकदम से सडन ध्यान आकर्षण, उसके लिए आपको राजकार्य प्रभावित करना, या फिर जनता को परेशान करना है, या फिर कुछ भी जो वहां हड़ताल करना चाहो, पेन डाउन करना चाहो, काली पट्टी विरोध करना चाहो, रैली निकालना चाहो, मार्च निकालना चाहो, दोबारा से धरने तो आपने खूब दे लिए, धरने शायद धरने से ऊपर अब बढ़ना चाहिए कि जो भी करना है वो करना होगा, और उसमें एकता चाहिए। और अगर साथ ही साथ देंगे तो हम तैयार हैं हर चीज, हर परिस्थिति के लिए। बताइए। जी, मेरा एक सेकंड लास्ट सवाल एक और पूछ लूं मैं आपसे, उसके बाद में अब लास्ट सवाल पूछूंगा। सेकंड लास्ट सवाल है कि आज कोई भी ठेका कर्मचारी है या उसका पदाधिकारी है तो उसको चला के सचिवालय जाना पड़ता है। तो क्या सचिवालय की टीम है जो हर दिन मुख्य सचिव से या सीएम या डिप्टी सीएम से मिलकर इस काम के बारे में पूछ रही है या नहीं पूछ रही है? देखो, मैंने आपसे अभी इसका जवाब तो मैंने आपसे थोड़ी देर पहले ही दे दिया था कि आप हमेशा उच्च स्तर के अधिकारी के पास ही, आपने मुख्य सचिव साहब को ज्ञापन दे दिया, फिर दूसरी बार आप दोबारा जाओगे तो मुख्य सचिव साहब को ज्ञापन दिया होगे, आप तीसरी बार जा रहे हो तो मुख्य सचिव साहब को फिर ज्ञापन देके जा रहे हो। ऐसा हम नहीं करते। मैं, मेरे काम करने का तरीका मैं आपको अभी बता चुका हूँ। हम एक बार ज्ञापन देते हैं, फिर फॉलो अप करते हैं, वो ज्ञापन कहाँ मूव करा, उसका मूवमेंट देखते हैं, डिस्पैच डायरी देखते हैं कि इसको कहाँ भेजा गया है, वहां पे जाके मालूम करते हैं कि भैया इस पे क्या टिप्पणी, क्या कार्रवाई की जा रही है। फिर उसके बाद में बोलता है कि हमने इसको इस जगह पे भेजा है राय लेने के लिए, तो हम वहां जाते हैं। आप मैं आपको सही बात बताऊं, कई बार हमारे अधिकारी बहुत चक्के रह जाते हैं, क्योंकि मेरे साथ में मेरी संबंधित फाइल होती है, जब वो फाइल साथ में होती है तो मैं कमरे में उसी टाइम घुसता हूँ, बोलता हूँ कि यार अभी तो आई है ये तेरी फाइल। ये हमारा काम करने का तरीका है। वो खुद अधिकारी बोल देता है कि ये फाइल तेरी अब आई है और तू साथ में आ गया, अब मेरे को इसे पढ़ने तो दे, करने तो दे। कई ऐसे मतलब निचले स्तर के अधिकारी या फिर विभाग हैं जहाँ पे ये हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, काम करने का तरीका मैं बता रहा हूँ, हमारे संघर्ष करने का तरीका। और हम
चूंकि एक हर संघ एक हर पदाधिकारी एक इज्जत रेस्पेक्ट लेके बैठता है कि आप बार बार जाओगे सीएस साहब के पास, आप ज्ञापन दोगे, सीएस साहब बोलेंगे भाई क्या है यार, तू 3 दिन पहले ही तो आया था, सब्र कर। तो पिछले 15 दिन पहले ही तो आया था, सब्र कर। तेरी कोई चीज हुई, डंप हुई, तो डंप नीचे जाके चेक तो कर पहले, डंप हुआ है कि नहीं। अगर गवर्नमेंट आपका लेटर डंप कर रही है तो डंप की पहले मालूम तो करो, तभी तो जाके बोलोगे साहब हमने 15 दिन पहले ज्ञापन दिया था, नीचे जाके डंप हो गया। अब यूं तो आप जाके बोलते हो कि 15 दिन पहले दिया था सर, हमारा अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो वो बोलेगा क्यों, मैं तो नीचे भेज दिया था फाइल, आपने कार्रवाई का तो मालूम ही नहीं किया। फिर वापस जाके आप बोल रहे हो कि अरे यार ये क्या है, ऐसे वैसे। तो खुद अधिकारी इरिटेट हो जाता है, अभी शक्ल देख के जो बोल रहा है अरे इसका अंदर पर्ची ले से नहीं, इसको भेज, बोलो हमने कर रहे हैं इस पे काम। तो काम करने का एक तरीका होता है, एक कार्रवाई करने का तरीका होता है, उस तरीके से आप काम करो तो बेहतर रिजल्ट आएंगे। बताइए। जी, जीवन सेजवाल जी से मेरा आखिरी सवाल है, क्योंकि हमें 1 घंटे से ज्यादा का टाइम हो गया है और लगभग 100 की तादाद से लेकर वापस थोड़े जो लाइव देख रहे हैं उनकी तादाद भी कम हुई है। जी तो बिल्कुल, काफी 1.5 घंटा हो गया, एक नहीं 1.5 घंटा हो गया, मैं भी देख रहा हूँ। एक डेढ़ घंटे से बाहर हो गया। तो रूपनाथ जी राठौड़ साहब का हम सवाल लेके आ रहे हैं। अभी तक फाइल उनका, यानी ये कहने का मकसद है अभी तक फाइल कहाँ पहुंची है और काम कब तक होगा, ये मैंने आपको तथा बता दिया बजट के मुद्दे में क्या हमारी बात होगी कि नहीं होगी। एक केसराम जी का भी हमने सवाल लिया है, तो इन दोनों सवालों को मिक्स करके मैं पूछ रहा हूँ, फाइल कहाँ तक पहुंची है, कहाँ तक नहीं पहुंची है, और हमारा काम होगा तो कब तक होगा इन ठेका कर्मियों का काम। ये लास्ट देखो मैं सवाल है हमारा। देखो ये इसका जवाब शायद मैंने शुरू में ही दे दिया था, दोबारा देता हूँ। फाइल है मुख्यमंत्री कार्यालय में, और मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रशासनिक विभाग को डील करते हैं जगवीर सिंह जी, संयुक्त शासन सचिव, जो प्रशासनिक सुधार को देखते हैं। ठीक है। और उसके बाद में जो फाइल का प्रोसेस है, वहां पे जो प्रमुख शासन सचिव आलोक गुप्ता जी, जो पहले प्रमुख शासन सचिव प्रशासनिक सुधार भी रहे हैं, वो प्रशासनिक सुधार विभाग से अभी स्थानांतरण होकर प्रमुख शासन सचिव मुख्यमंत्री हो गए। तो जगवीर सिंह जी से फाइल जाएगी वहां पे आलोक गुप्ता साहब के पास, जब सीएम साहब फाइल पे कार्रवाई करेंगे, करना चाहेंगे। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि सीएम कार्रवाई करे तो सीएम साहब कार्रवाई की मैं बता देता हूं कि हमने रिव्यू कमेटी जो सरकार ने बनाई है, मैंने आपको शुरू में भी इस वीडियो के शुरू में ही इस चीज को बता दिया था कि रिव्यू कमेटी के अंदर हमने मंत्रियों को ज्ञापन दिए थे, मंत्रियों से बात की, मंत्रियों से इस चीज को क्लियर करने के लिए कि अगर आप रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट जल्दी सरकार के समक्ष सौंप दे तो शायद हमारा काम उसमें भी हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप अलग से इस पे विचार विमर्श कर सकते हो, तो आप कोई भी एजेंडा बना के और आप इसमें मीटिंग निर्धारित करके इस काम को कर दो। अब चूंकि रिव्यू कमेटी अपनी रिपोर्ट बहुत जल्द प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो हम मंत्रियों से इस चीज को की क्लियरिटी इसी रिव्यू कमेटी की कार्रवाई में ही करवाने के प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि सोमवार कल के दिन मैं खुद वापस से कमेटी जो मेंबर्स जो मंत्री हैं उनसे दोबारा से मैं मिलने जा रहा हूँ। मैंने नाम बताया था आपको, सुमित गोदारा जी और मंजू बागमारे जी, जो मैडम है, जो इस कमेटी के सदस्य हैं रिव्यू कमेटी के, उनसे हम कल मुलाकात करके वापस से ज्ञापन देंगे और कार्रवाई करने का आश्वासन लेके आएंगे। और एज सून एज पॉसिबल दिसंबर में आपको सारी चीजें, जो आपकी विसंगतियां हैं, जो आपका वेतन है, जो आपका श्रम विभाग का आदेश है, इस चीज की पालना अनुपालना, और उस 26 रुपए को इंक्रीज करने के लिए अन्य जो बड़े महासंघ हैं, जैसे आपने देखा होगा जो कल परसों की मीटिंग हुई उसमें भी आपने देखा होगा, तो उसके पीछे हमारा संघ भी कार्य कर रहा है, और ये रिव्यू कमेटी के ऊपर भी RLSDC के लिए भी हमारा कर रहा है। और साथ ही हमने एक वित्त विभाग में वेतन बढ़ाने के विषय में भी करी है, जो वेतन इस श्रम विभाग की अधिसूचना से अधिक होगा। मैं आपको बता देता हूँ, वापस इस लाइन को कहता हूँ कि इस श्रम विभाग की अधिसूचना से अधिक की वेतन की मांग हमने वित्त विभाग के अधिकारियों से की है, और उन्होंने हमें आश्वासन दिया और इस पे कार्रवाई चालू हो गई है, पत्रावली पुट हो चुकी है। ठीक है, अभी अपन तो लास्ट में हाँ बताइए भाई साहब, मेरा लास्ट में इन लोगों के लिए एक छोटा सा मैसेज बताइए कि इनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और मेरा जो छोटा सा मैसेज है वो ये है कि आप सबको एक होना पड़ेगा, सबको मजबूती के साथ लड़ना पड़ेगा, तब जाकर आपका काम होगा। तो आप अपना एक छोटा सा मैसेज हम सब भाइयों को बता दीजिए।
भाई मैसेज क्या है इसमें, यही है कि जागरूक रहिए, संगठित रहिए, विश्वास कीजिए चीजों पे, अपने पदाधिकारी पे विश्वास कीजिए। अगर आपका पदाधिकारी सेम डायरेक्शन में, मतलब अन्य पदाधिकारियों के साथ मिलकर डायरेक्शन में काम कर रहा है, एक ही आपकी हक जो RLSDC है उसके लिए कार्य कर रहा है, तो आप उसका साथ दीजिए, जागरूक रहिए। आप उसको तन मन धन से उसका मनोबल बढ़ाइए। ठीक है। हो सके आर्थिक मजबूती दीजिए उसको, अगर वो चाह रहा है। आप अगर वो, क्योंकि आप देख सकते हो कि कई जो पदाधिकारी हैं वो अपने खर्चे से, क्योंकि वेतन तो भाई सबों का एक है, वो अपने खर्चे से कई चीजें करता है, जैसे RTI मांगता है, या यहाँ जाता है, जयपुर जाता है, या कहीं पे भी जाता है। तो उसको अगर आर्थिक मजबूती भी वो मांग रहा है तो उस चीज को दे दो। और उसकी गणना मत करो कि भाई आप उसे 10 रुपए महीने दे रहे हो या 20 रुपए महीने दे रहे हो, बाद में बोलोगे यार हमारा तो काम हुआ नहीं और ये ना 10-10 रुपए और ले रहा है। भाई उसका वो देखो कि वो आपके लिए कितनी मेहनत कर रहा है और कितना काम कर रहा है। अगर वो काम कर रहा है तो उसके ऊपर विश्वास बनाओ और उसको उसका मनोबल बढ़ाओ। ये है बात। ठीक है इलियास जी, अपन अब 1.5 घंटे के ऊपर चल रहे हैं। मेरे को भी कहीं जाना था, जी तो अपन इसको यहीं पे दोस्तों, समाप्त हमारी करते हैं। बात चल रही थी जीवन सेजवाल जी से। काफी लंबी वार्ता के बाद अब हम इस वार्ता को यहीं विराम देंगे। तो आप सबकी तरफ से, मेरी तरफ से, महासंघ की तरफ से जीवन सेजवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये ऐसे ही अपने आंदोलन की, अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाते रहें, अपनी लड़ाई को इतना मजबूत करें कि आज ठेका प्रथा को समाप्त करके और हमारे लिए ये न्याय की लड़ाई लड़ें। तो सभी की तरफ से जीवन सेजवाल जी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, तहे दिल से उनको धन्यवाद देता हूँ। तो दोस्तों, अब जाने का वक्त हो गया है। लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर करिए। यह आपका चैनल, खुद का चैनल है और ठेका प्रथा के लिए आवाज उठाने वाला चैनल है। तो सभी को धन्यवाद, सभी का शुक्रिया और जय हिंद धन्यवाद इलियास दोस्तों। भाई। नमस्कार। धन्यवाद इलियास भाई। ठीक है, नमस्कार सभी साथियों को, धन्यवाद।